जय हिंद टू ऑल। सो आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को पूरा का पूरा खत्म करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि सिंगल वीडियो में मैं आपको पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कवर करा दूं, पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ड्यूरिंग दिस वीडियो आपको फुल कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा, पूरा फोकस आपको मेरे साथ रखना पड़ेगा और वीडियो के दौरान हम कोई इधर उधर की बात नहीं करेंगे ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो और हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडिया में ब्रिटिश एरा में इंप्लीमेंट हुआ था और ये इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था 1 सितंबर 1872 को। इस एक्ट का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं था। दैट मींस ये एक्ट सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स पर एप्लीकेबल होता है जो 1 सितंबर 1872 को हुए हैं या फिर उसके बाद हुए हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट 1 सितंबर 1872 से पहले का है तो उस पर यह एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स को एंटरटेन करता है। कई बार ऐसा होता है कि दो लोग आपस में अगर किसी बात को अग्री करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाए ही सही। अगर उनके बीच में किया गया प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला सकता है तो इन दैट केस उनके बीच के उस प्रॉमिस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल तभी होगा जब आपका प्रॉमिस एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल लेगा। अब कौन सा प्रॉमिस फाइनली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर एक सेक्शन 10 है जिसमें बताया गया है कि अगर आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट का मतलब ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सेकेंड बात, कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको वैलिड क्रिएट करना है तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की जो कंसेंट है, कंसेंट का मतलब जो अपनी सहमति वो दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। बिना किसी दबाव के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के वो कंसेंट ऑब्टेन की जानी चाहिए। अगर कोई कंसेंट डरा धमका करके, फ्रॉड करके या अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके अगर ऑब्टेन की गई है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करती है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट करते समय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज एज ऑफ मेजॉरिटी में होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, एज ऑफ मेजॉरिटी का मतलब दे शुड बी इन एटलीस्ट 18 इयर्स ऑफ एज। सेकेंडली, कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो साउंड माइंड सिचुएशन में होने चाहिए, यानी कि उनका दिमाग पूरी तरह से सही होना चाहिए और वो रेशनल जजमेंट दे सके, सोच समझ करके जजमेंट दे सके, ऐसी स्थिति में वो होने चाहिए। तीसरी जरूरी बात, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई ना कर रखा हो। अब आप सोचेंगे सर लॉ किसको डिस्क्वालीफाई करता है? तो अगर कोई इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है या कोई जेल के अंदर कन्विक्टेड होता है तो लॉ उसे डिस्क्वालीफाई मानता है। दैट मींस वो किसी के साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो तीसरा इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट एज पर सेक्शन 10 क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनमें कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात, आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका जो पर्पस है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो लीगल होना चाहिए। जैसे मैं आपको ऑफर करूं कि आपको मेरे लिए मर्डर करना है, बदले में मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो इस एग्रीमेंट का जो पर्पस है वो लीगल नहीं है। इलीगल पर्पस के लिए हम ये एग्रीमेंट कर रहे हैं तो आप इसे भले ही एक्सेप्ट भी कर ले पर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए जो अल्टीमेट पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, दैट शुड बी लीगल। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो जो भी चीज आप एज अ कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, तो जो भी चीज आप एज अ कंसिडरेशन दे रहे हैं वो लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। जैसे हम आपको पढ़ाते हैं और सपोज पढ़ाने के बदले में हम आपसे कहते हैं कि आपको हमें चरस, गांजा, स्मैक सप्लाई करनी है, फीस नहीं देनी है, चरस, गांजा या स्मैक देनी है, तो ये जो एग्रीमेंट है इसके अंदर जो कंसिडरेशन हम आपसे मांग रहे हैं वो लीगल नहीं है। सो दैट्स वाई ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। इसके अलावा अगर आपने जो एग्रीमेंट किया है उसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ने ही एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखा है या किसी दूसरे कानून ने उसे एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर कर रखा है, तो इन दैट केस वो एग्रीमेंट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता है। जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक सर्टेन सेक्शन में लिखा हुआ है कि कोई भी एग्रीमेंट
जो कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होगा या रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज होगा, मतलब किसी को लॉफुल बिजनेस या प्रोफेशन एक्सरसाइज करने से रोकेगा या शादी करने से रोकेगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। तो आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 या किसी भी दूसरे कानून की वजह से एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका एग्रीमेंट ये सारी जरूरी बातें पूरी कर रहा है तो डेफिनेटली आपका जो एग्रीमेंट है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। दैट इज योर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आता है तो बहुत सारे क्राइटेरियाज पर हम कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। कोई भी एग्रीमेंट लीगली कितना एनफोर्सेबल है उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन हो सकता है। अगर कोई एग्रीमेंट बिल्कुल भी लीगली एनफोर्सेबल नहीं है, जैसे मर्डर करने का एग्रीमेंट, या जिसमें हम आपसे चरस मार्क मांग रहे हैं, या किसी पागल के साथ किया गया एग्रीमेंट, अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ किया गया एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स कहलाएंगे। इनकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी, ये बनते ही खत्म हो जाते हैं, ये कानून की नजरों में एग्जिस्ट ही नहीं करते। वही दूसरी तरफ अगर कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से वैलिड है, दैट मींस उनमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो वो बन जाएंगे आपके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया कि एग्रीमेंट या तो वॉइड हो सकता है या फिर आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर डिपेंड करता है, यानी कि वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट में बनी रह सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स होने दे सकती है, और वो पार्टी अगर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करके भी जा सकती है। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं है, दैट मीन सपोज आपने किसी को डरा धमका करके कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी कर लिया, तो दैट मीन्स उसकी जो कंसेंट आपने ऑब्टेन करी वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। वो जो अग्रीव्ड पार्टी है, अग्रीव्ड पार्टी का मतलब जो सफरिंग पार्टी है, अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करके भी जा सकती है, और अगर वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट में बनी भी रह सकती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर फ्री कंसेंट नहीं होती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, ये तीसरा क्लासिफिकेशन हो गया। एक और क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जिस समय आपने क्रिएट किया था उस समय तो पूरी तरह वैलिड था, बट लेटर ऑन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे डेवलप हो गए जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना नामुमकिन हो गया, तब हम कहेंगे कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक ऑथर को बुक लिखने का कॉन्ट्रैक्ट दिया। अब इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड है, पर बाद में ऑथर जो है वो मर गया, उसकी डेथ हो गई, तो अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि अब तो वो मर गया ना, तो अब वो लिख तो नहीं सकता आपके लिए बुक। तो यहां पर अब हम कहेंगे दैट नाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये इनिशियली वैलिड होते हैं, लेटर ऑन सर्कमस्टेंशियल चेंजेस की वजह से इन्हें पूरा करना नामुमकिन हो जाता है। दैट्स वाई हम इन्हें बाद में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके अलावा इलीगल एग्रीमेंट्स की भी एक कैटेगरी हो सकती है। अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जो कि गैर कानूनी है, जिसके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकती है, जेल जाना पड़ सकता है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को इलीगल एग्रीमेंट्स कहा जाता है। ध्यान रखना, सभी इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, पर सभी वॉइड एग्रीमेंट्स इलीगल हों ये जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी पागल को 10,000 रुपए उधार दे दिए, तो ये एग्रीमेंट वॉइड तो है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सामने वाले में कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी का होना, उसका साउंड माइंड होना जरूरी था। तो आपने अगर पागल को 10,000 रुपए दे दिए तो ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल तो नहीं है, पर ये इलीगल नहीं है। पागल को 10,000 रुपए देने के लिए आपको कोई जेल में नहीं डालेगा। सो दीज आर द इलीगल एग्रीमेंट्स। और हमें ये बात ध्यान रखनी है कि इलीगल एग्रीमेंट जो हैं वो वॉइड एग्रीमेंट्स से थोड़े से डिफरेंट है। इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होने के साथ साथ पनिशेबल भी होते हैं, जबकि वॉइड एग्रीमेंट सिर्फ वॉइड होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पनिशेबल भी हो। सो दैट्स व्हाई ये स्टेटमेंट दिया जाता है that all illegal agreements are void agreements, but all void agreements may not be the illegal। तो ये आपका पहला तरीका हो गया क्लासिफाई करने का। दूसरा तरीका एक और है क्लासिफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट्स को, कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनते कैसे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ड्स का इस्तेमाल करके बन रहे तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। जनरली हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स ही करते हैं लोगों के साथ, पर कई बार हम कॉन्ट्रैक्ट बिना वर्ड्स का इस्तेमाल किए बाय एक्शन और बाय कंडक्ट भी क्रिएट करते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक टैक्सी को इशारे से रोका
और उसके रुकते ही टैक्सी में जाकर के बैठ गए। तो यहां पर टैक्सी सर्विस के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया है, पर बिना कुछ बोले क्रिएट किया है, तो इसे इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो पार्टीज अपनी मर्जी से करती नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स इंपोज्ड बाय लॉ होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी डूबते को बचाते हैं और उसका इलाज कराते हैं और इलाज पर 50,000 रुपए खर्च कर देते हैं, तो आप उससे ये जो खर्चा किया है ना 50,000 रुपए का उसके इलाज पर, ये आप उससे रिकवर कर सकते हैं। भले ही आपका उसके साथ कोई इंटेंशनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट एज पर वी कैन से दैट बाय लॉ इंपोज्ड है। और ये कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर बेस्ड होता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब नो वन शुड इनरिच हिमसेल्फ ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर। कोई भी दूसरे के कॉस्ट पर अपना फायदा ना कर सके। इस प्रिंसिपल पर जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं उन्हें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स इंटेंशनल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये लॉ ने आपके ऊपर इंपोज कर दिए हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर बेस्ड है। कोई किसी का फायदा ना उठा सके, इसीलिए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स का कंसेप्ट होता है। और लास्टली एक और कैटेगरी हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट्स की, भाई कॉन्ट्रैक्ट्स में कुछ परफॉर्म करना बाकी है या सब कुछ परफॉर्म हो गया है, इसके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन की जा सकती है। तो इसके बेसिस पर दो तरह की क्लासिफिकेशन बनती है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनमें कुछ भी बाकी नहीं है, जिसमें दोनों पार्टीज अपनी परफॉर्मेंस दे चुकी है। जैसे आप एक दुकान पे गए, लेट्स से आपको कोई सामान खरीदना था, आपने दुकानदार को पैसे दिए, दुकानदार ने आपको सामान दे दिया, तो हियर द कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों पार्टीज अपने पार्ट का परफॉर्मेंस दे चुकी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ परफॉर्म करना बाकी है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक फ्लैट बुक कराया एक बिल्डर के पास में, अब आपने फ्लैट के पूरे पैसे दे दिए, लेकिन बिल्डर का फ्लैट का कंस्ट्रक्शन करवाना अभी बाकी है, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। तो ये सब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एग्रीमेंट करना पड़ता है, और एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर और उसका एक्सेप्टेंस। यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे पहला फेज होता है वो है ऑफर का जनरेशन। अब देखिए ऑफर का मतलब क्या होता है। ऑफर का मतलब है इस तरह से दिया गया स्टेटमेंट जिसके जवाब में सामने वाला या तो हां कहेगा या ना कहेगा। That means offer can be said as a statement which is made in view to obtain the assent of the other party। ठीक है ना, ऐसा स्टेटमेंट जो सामने वाले से जवाब लेने के लिए, सामने वाले से हाँ लेने के लिए दिया गया है, ऐसे स्टेटमेंट को जनरली ऑफर कहते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि यार मेरी कार है 5 लाख रुपए की, आप खरीदोगे क्या, तो ये जो स्टेटमेंट है दिस कैन बी सेड एज ऑफर। अगर मैं ऐसा बोलता हूं मेरे पास एक कार है जिसकी कीमत आज के टाइम पे 5 लाख रुपए है, तो ये ऑफर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मैं सामने वाले का जवाब लेना चाहता हूं। तो ऐसा स्टेटमेंट ही ऑफर कहलाता है जहां आप सामने वाले का जवाब लेना चाहते हो। ठीक है, जो पर्सन ऑफर देता है उसे ऑफरर कहते हैं, जिसे ऑफर दिया जा रहा है उसे ऑफरी कहते हैं। ऑफरर को प्रपोजर भी बोल देते हैं और प्रॉमिसी को कई बार प्रपोजी भी बोल देते हैं। तो अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफर देना पड़ेगा। और ऑफर जो है वो भी एक वैलिड ऑफर होना चाहिए। अब ऑफर के वैलिड होने के लिए क्या जरूरी बातें हैं, सबसे पहली चीज ऑफर का कम्युनिकेशन होना इंपॉर्टेंट है। भाई अगर मैंने आपको कोई ऑफर दिया पर वो ऑफर आप तक पहुंचा ही नहीं, तो वो वैलिड ऑफर नहीं कहला सकता, क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। तो ऑफर का कम्युनिकेशन जरूरी होता है। सेकेंडली ऑफर क्लियर कट होना चाहिए, डेफिनाइट होना चाहिए, उसका मीनिंग सर्टेन होना चाहिए। ऑफर जो है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने के इंटेंशन से दिया गया होना चाहिए। भाई अगर मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि यार मैं अपनी बर्थडे की पार्टी थ्रो कर रहा हूं, आप आओगे क्या, तो इस तरह का जो ऑफर है इसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं है, ये सिर्फ एक तरह का सोशल ऑफर है। इस तरह के ऑफर्स कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते। लीगल ऑब्लिगेशन का आप आसानी से मतलब ये निकाल सकते हैं, ऐसे ऑफर जहां पर कुछ बिजनेस इंटेंशंस इन्वॉल्व हो उन्हें हम लीगल ऑफर कहेंगे। लीगल ऑब्लिगेशन का इंटेंशन वहां पर है ऐसा हम बोलेंगे। तो आपका जो ऑफर है उसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है,
ऑफर देते समय आप अपनी कोई कंडीशन भी बता सकते हैं, तो ऑफर कैन बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफर जब आप दे रहे हैं और आपकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑफर देते समय ही आपको बताना पड़ेगा। बाद में अगर आप किन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंशन करेंगे तो उसे ऑफर का पार्ट नहीं माना जाएगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप एक ऑफर देते हैं तो उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होने पर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ऑफर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जो ऑफर वर्ड्स का इस्तेमाल करके दिए जाते हैं उन्हें एक्सप्रेस ऑफर कहा जाता है। जो ऑफर बिना वर्ड्स का इस्तेमाल किए बाय एक्शन या बाय कंडक्ट दिए जाते हैं उन्हें इंप्लाइड ऑफर कहा जाता है। जैसे टैक्सी वाले को आप रुकने का इशारा कर रहे हो, या रेलवे स्टेशन पर आप खड़े और कुली आकर के आपका सामान उठा रहा है, तो यहां पर पार्टीज बिना कुछ कहे अपने एक्शन से ऑफर दे रहे हैं, तो ऐसे ऑफर्स को इंप्लाइड ऑफर कहा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों पार्टीज एक ही समय पर एक दूसरे को एक जैसा ऑफर देते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको लिखा कि मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूं। सेम टाइम पर आप भी मुझे लिख रहे हो कि सर हम आपसे आपकी कार को 5 लाख में खरीदना चाहते हैं। तो जब दोनों पार्टी सिमिलर ऑफर, सेम टू सेम ऑफर एक ही समय पर एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को क्रॉस ऑफर्स कहा जाता है। पर क्रॉस ऑफर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान लिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। अच्छा, एक काउंटर ऑफर भी होता है। अब काउंटर ऑफर क्या होता है? अगर मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं अपनी कार 5 लाख रुपए में आपको बेचना चाहता हूं, आपने कहा सर हम आपकी कार खरीद तो लेंगे लेकिन 1-1 लाख रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देंगे, तो आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, आपने एक तरह से उसके ऊपर कंडीशन लगा दी है। जब इस तरह से किसी ऑफर पर कंडीशन लगाई जाती है तो इसे काउंटर ऑफर कहा जाता है। तो व्हेन एन ऑफर इज ट्राई टू बीइंग एक्सेप्टेड एज कंडीशनली, देन वी से दैट दिस इज अ काउंटर ऑफर। जब किसी ऑफर को कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करने की कोशिश की जाती है तो इसे काउंटर ऑफर कहा जाता है। इसके अलावा एक स्टैंडिंग ऑफर भी हो सकता है। स्टैंडिंग ऑफर क्या है? ऐसा ऑफर जहां पर एक सर्टेन टाइम पीरियड मेंशन है। जैसे मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं 5 लाख में कार बेचना चाहता हूं, लेकिन ये ऑफर आपके लिए लेट्स से 1 दिसंबर तक के लिए वैलिड है, तो दिस ऑफर विल बी कॉल्ड एज स्टैंडिंग ऑफर। जैसे ही टाइम निकल जाएगा मेरा जो ऑफर है आपके लिए वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये सब कुछ टाइप्स हो सकते हैं ऑफर के, और हमने डिस्कस किया कि एक ऑफर को अगर वैलिड होना है तो कौन कौन सी जरूरी बातें उसके अंदर होनी चाहिए। अब ऑफर के बाद बात आती है उसके एक्सेप्टेंस की। एक्सेप्टेंस के भी कुछ लीगल रूल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस वही पर्सन दे सकता है जिसे ऑफर मिला है। हां, अगर ऑफर देने वाले ने ऑफर पब्लिक को दिया है, दैट मींस ऑफर एक तरह का जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर मतलब ऐसा ऑफर होता है जो किसी पर्सन को नहीं दिया गया है, जो कि पब्लिक को एट लार्ज स्केल दिया गया है। जैसे मैं अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकलवा दूं कि मैं अपनी कार 5 लाख में बेचना चाहता हूं, जो भी खरीदना चाहे वो इस नंबर पर फोन पे कर सकता है 10,000 रुपया, जिसका पैसा सबसे पहले आएगा मैं उसको कार बेच दूंगा। तो ये ऑफर मैंने किसी एक आदमी को तो नहीं दिया है, ये ऑफर मैंने पब्लिक को दिया है एट लार्ज स्केल। सो दिस ऑफर विल बी कॉल्ड एज जनरल ऑफर। इस तरह के ऑफर को क्या बोला जाता है? जनरल ऑफर बोला जाता है। तो अगर जनरल ऑफर है तब तो उसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। अदरवाइज एक्सेप्टेंस का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला रूल यह है दैट एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन बाय द कंपिटेंट पर्सन। जो कंपिटेंट पर्सन है वही ऑफर का एक्सेप्टेंस दे सकता है, कोई और नहीं दे सकता। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। जैसा ऑफर दिया गया है वैसा का वैसा एक्सेप्ट किया जाएगा तो ही वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। अगर सामने वाला एक्सेप्ट करते समय उसमें अपनी कोई कंडीशन डाल रहा है तो उसे वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। जैसे 5 लाख में मैं आपको कार बेचना चाहता हूं, आपने कहा सर हम खरीद तो लेंगे लेकिन 1-1 लाख की 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे, तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, तो इसे वैलिड नहीं माना जाएगा। ये उल्टा क्या आ गया है? काउंटर ऑफर आ गया है। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आपने ऑफर की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट किया है। आप बाद में ये नहीं बोल सकते हो कि उन 4 चीजों के लिए तो सर हमारी हां थी, उस एक बात के लिए हमारी हां नहीं थी। इफ यू आर एक्सेप्टिंग ऑफर, वी विल से कि आपने पूरे ऑफर को एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टेंस अगर ग्रम्बलिंग हो तो भी चलेगी। ग्रम्बलिंग का मतलब आपने डरते डरते, सोच विचार करते, बहुत शक में एक्सेप्टेंस दी, लेकिन फाइनली आपने एक्सेप्टेंस दे दी, तो दैट मींस कि ये एक्सेप्टेंस अपने आप में फुल एंड वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं और एक्सेप्टेंस देते हैं तो इसे वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा।
अगर ऑफर का क्लियर कट एक्सेप्टेंस हो जाता है तो एग्जिस्टेंस में आ जाता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक बात और जरूरी है कि जब आप किसी को ऑफर देते हो तो ऑफर का कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल सी बात है, ऑफर का कम्युनिकेशन तब कंप्लीट माना जाता है जब ऑफर सामने वाले की नॉलेज में आ जाता है। जैसे मैंने आपको ऑफर दिया कि मैं अपनी कार आपको 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, और ये ऑफर मैंने 1 जनवरी 2026 को आपको सपोज बाय पोस्ट भेजा। आपको ये ऑफर 5 जनवरी को रिसीव हुआ और आपने 5 जनवरी को ही इसे पढ़ लिया। तो जैसे ही आप मेरा ऑफर पढ़ लेंगे, ये कहा जाएगा कि ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको एक्सेप्टेंस देनी है। एक्सेप्टेंस का कंप्लीशन कब कंप्लीट माना जाता है? जब आप मेरे ऑफर पर एक्सेप्टेड लिख करके लेटर को पोस्ट कर देंगे। तो जैसे ही आप लेटर पोस्ट करेंगे, मेरे अगेंस्ट में यानी कि ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई है, ऐसा मान लिया जाएगा। दैट मींस मैं उसी दिन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाऊंगा जिस दिन आप मेरे ऑफर पर एक्सेप्टेड लिख करके लेटर पोस्ट करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो लेटर मेरे तक कब पहुंच रहा है, मैं उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका हूं जिस दिन आपने लेटर को पोस्ट किया है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपने ऑफर को आपके लिए कैंसिल करना चाहता हूं तो मेरे पास तब तक का टाइम है जब तक कि आप लेटर को पोस्ट ना कर दें। तो जैसे ही आप लेटर पोस्ट करेंगे, ऑफरर के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। पर आपके अगेंस्ट में भी एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हुई है। आपके अगेंस्ट यानी कि ऑफरी के अगेंस्ट में एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? जब एक्सेप्टेंस का लेटर ऑफरर तक पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि मान लो एक्सेप्टेंस देने के बाद आपका मूड बदल जाए और आप अपने एक्सेप्टेंस को कैंसिल करना चाहते हो, तो आपके पास कब तक का टाइम है? जब तक कि वो एक्सेप्टेंस का लेटर मेरे पास नहीं पहुंच जाता, तब तक का टाइम है आपके पास। उससे पहले पहले अगर आप कैंसिलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन मुझे कर दें तो आपकी एक्सेप्टेंस को कैंसिल मान लिया जाएगा। सो दिस इज अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है। एक और बात का ध्यान रखना, ऑफर देने के बाद अगर ऑफर देने वाला मर जाए, ऑफर विल स्टैंड कैंसिल्ड। ऑफर देने के बाद अगर सामने वाला ऑफर को रिजेक्ट कर दे तो भी ऑफर कैंसिल मान लिया जाता है। अगर सामने वाला कंडीशनली ऑफर को एक्सेप्ट करने की कोशिश करे यानी कि काउंटर ऑफर दे दे तो भी ओरिजिनल ऑफर कैंसिल मान लिया जाता है। अगर ऑफर देने के बाद सामने वाला उसे एक्सेप्ट ही ना करे और रीजनेबल टाइम से ज्यादा निकल जाए, मतलब मैंने आपको ऑफर किया कि मैं अपनी कार 5 लाख में बेचना चाहता हूं, अब 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, आपकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया, तो रीजनेबल टाइम अगर निकल जाएगा तो भी ऑफर ऑटोमेटिकली कैंसिल मान लिया जाएगा। ऑफर देने के बाद जिस काम को करने के लिए ऑफर दिया गया था, अगर वही इलीगल हो जाए देन ऑल्सो द ऑफर विल स्टैंड कैंसिल्ड। तो ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का फर्स्ट फेज हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए, तो सेकेंड पार्ट अब हम कंप्लीट करते हैं आगे। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है, इसे अभी अभी हमने डिस्कस किया था। अब वही एसेंशियल एलिमेंट्स थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ने हैं। अगर हम एक्ट की बात करें तो कौन से सेक्शन से ये सब बातें चालू होती हैं? ये मोस्टली सेक्शन 15 ऑनवर्ड्स चालू होती हैं। ठीक है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय कॉन्ट्रैक्चुअल पार्टीज जो है, जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, उनमें कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। सेकेंडली, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए पार्टीज की जो हां भरवाई गई है, जो रजामंदी ली गई है, जो कंसेंट ऑब्टेन की गई है, वो भी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट दोनों लीगल होना चाहिए। पर्पस और बदले में दी जाने वाली चीज गैर कानूनी नहीं होनी चाहिए। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो उसे एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया हुआ होना चाहिए, तब जाकर के आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर पाते हो। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जो भी पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें सबसे पहले तो एज ऑफ मेजॉरिटी होनी चाहिए, जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया। दैट मींस उनकी जो उम्र है वो 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट करते समय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी साउंड माइंड सिचुएशन में होने चाहिए। अब साउंड माइंड का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई दिमागी बीमारी होगी तभी आपको अनसाउंड माइंड कहा जाएगा। अगर आप दिमागी रूप से पूरी तरह ठीक हो लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करते समय आप शराब के नशे में हो या फिर आप किसी मेंटल शॉक में हो,
तो भी आपको अनसाउंड माइंड कंसिडर किया जा सकता है और उस समय आपके साथ किए गए एग्रीमेंट्स वैलिड एग्रीमेंट्स नहीं माने जाएंगे। तो साउंड माइंड का मतलब है एक ऐसी दिमागी अवस्था जब आप रेशनल जजमेंट देने की सिचुएशन में हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हुआ होना चाहिए। मैंने आपको बताया कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है लॉ कॉन्ट्रैक्ट करने से। अगर कोई इंसॉल्वेंट है तो ही इज डिस्क्वालीफाइड। अगर कोई कन्विक्टेड है, जेल के अंदर है, मुजरिम साबित हो चुका है और जेल के अंदर है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो बेल पे बाहर आ जाता है तो जब तक वो बेल पर बाहर होगा तब वो कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है। थर्डली, अगर इंडिया में कोई फॉरेन एम्बेसी में कोई फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव है, फॉरेन गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसको भी कुछ प्रिविलेजेस मिली हुई होती है। सो दैट्स वाई उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पर्पस के लिए जो है डिस्क्वालिफाइड कंसिडर किया जाता है। मतलब माना जाता है कि दे आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई एलियन एनिमी है, एलियन एनिमी का मतलब अगर कोई दूसरे ग्रह पर रहने वाला जीव है और वो उस ग्रह के साथ आपकी वॉर डिक्लेयर हो गई है, तो वहां पे रहने वाले लोगों को एलियन एनिमी कहा जाएगा। नहीं, ये मतलब नहीं है। एलियन का मतलब होता है फॉरेनर। तो अगर आप किसी फॉरेनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सामने वाले की कंट्री के साथ आपकी वॉर डिक्लेयर्ड है, तो ऐसे एग्रीमेंट्स को कहा जाएगा कि आप एलियन एनिमीज के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं और एलियन एनिमीज आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स। यानी कि ये जो आपने एग्रीमेंट किया है इसे वैलिड नहीं माना जाएगा। आप अगर कल को कोर्ट में जाकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने की कोशिश करेंगे तो कोर्ट यही बोलेगा कि भैया आपने एलियन एनिमी के साथ एग्रीमेंट किया है, सो दैट्स व्हाई इट कांट बी इन्फोर्स्ड। हमारी नजर में एलियन एनिमीज आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स। So that is the capacity to contract. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, कॉन्ट्रैक्ट करते समय कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। आप कोई कंसेंट, फ्री कंसेंट कब नहीं कही जाती है? अगर वो कंसेंट कोरिजन से ऑब्टेन की गई हो। कोरिजन का मतलब है ऐसा काम करके या ऐसा काम करने की धमकी देकर के सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी करना जो इंडियन पीनल कोड और अब बीएनएस के तहत पनिशेबल क्राइम है। जैसे आपने किसी को मर्डर करने की धमकी देकर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी किया, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर के उसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए राजी किया, तो कहा जाएगा कि ये कोरिजन से किया गया कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं है। सेकेंडली, आपको अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के मुकाबले डोमिनेंट पोजीशन पर है और वो अपनी पोजीशन का मिसयूज करता है और सामने वाले का अनफेयर एडवांटेज लेता है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि सामने वाले की कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ऑब्टेन की गई है और ऐसी कंसेंट को फ्री कंसेंट नहीं कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो हमारे इंस्टीट्यूट पे हमारे जिले का कलेक्टर आता है और आकर के कलेक्टर होने की धौंस दिखाता है और लेट से हमारी फीस 25,000 रुपीज है और वो अपने बच्चे का एडमिशन 5,000 रुपए में करवा के चला जाता है, तो यहां पर कहा जाएगा कि हमारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस से हुआ है। तो तीन बातें अनड्यू इन्फ्लुएंस को साबित करने के लिए जरूरी होती है। पहला, द पार्टी शुड बी इन द डोमिनेंट पोजीशन, मतलब एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन पर होनी चाहिए और दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन पर लगनी चाहिए। सेकेंडली, यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन होना चाहिए और थर्डली, अनफेयर एडवांटेज होना चाहिए। अगर कलेक्टर आता हमारे इंस्टीट्यूट पर और वो हमसे कुछ भी नहीं कहता, हम ही उसको अरे साहब आप कलेक्टर हैं, आप चाय पीजिए, कॉफी पीजिए, बताइए कैसे आना हुआ, और जब वो कहता कि मुझे अपने बच्चे का एडमिशन कराना है, हम खुद ही अगर उसके लिए फीस में भारी डिस्काउंट दे देते, तो यहां पर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि ठीक है वो डोमिनेंट पोजीशन पर था, अनफेयर एडवांटेज जैसा भी लग रहा है, हमने हैवी डिस्काउंट दे दिया, पर उसने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज नहीं किया था। अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए तीनों बातों का प्रूव होना जरूरी होता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लो हमारी कोचिंग पर एडमिशन लेने के लिए सपोज युगांडा का कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आ जाए अपने बच्चे को लेकर के और आकर के धमकी दे कि मैं युगांडा का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूं और मेरे बच्चे का एडमिशन आप 25,000 की जगह 5,000 में करिए। अब यहां पर हम उसको 5,000 में एडमिशन अगर दे दें तो क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस काउंट होगा? द आंसर इज नो। व्हाई?
क्योंकि वो युगांडा में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, वो हमसे किसी भी तरह से ऐसी डोमिनेंट पोजीशन पर नहीं है कि वो हमारे को डोमिनेट कर सके, हमारे को दबा सके। भाई हमने उसको क्यों जबरदस्ती उससे इन्फ्लुएंस में आकर के उसको डिस्काउंट दिया? तो इंपॉर्टेंट बात है, तीनों बातें होना जरूरी है। द पर्सन शुड बी इन द डोमिनेंट पोजीशन, देयर शुड बी द यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड देयर मस्ट बी अनफेयर एडवांटेज। तब कहा जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया गया है। थर्ड चीज है जो कि फ्री कंसेंट को वायलेट करती है, दैट इज फ्रॉड। अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर उसको झूठ बातें बोलते हैं, ऐसी झूठ बातें जिसे सुनकर के सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए राजी हो जाता है, तो कहा जाएगा कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे किया है? फ्रॉड से किया है। और फ्रॉड से अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो भी वॉइडेबल होता है, वहां पर भी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाती है। पर फ्रॉड के लिए एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ वही झूठी बातें कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्रॉड मानी जाएंगी जो झूठी बातें कॉन्ट्रैक्ट से पहले बोली गई हैं और जिनका पर्पस सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में लाना है। कोई भी झूठी बात जो कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूजन के बाद बोली जा रही है उसे फ्रॉड नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई बच्चा हमारी कोचिंग पर एडमिशन लेने के लिए आया, हमने उसको एडमिशन दे दिया। अब एडमिशन के बाद जब वो क्लास में आकर के बैठा, तब हम उसे बहुत सारी झूठ बातें बोल रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं कि हमारी कोचिंग में तो 100% रिजल्ट आता है, हमारी कोचिंग में तो हर साल टॉप 10 रैंक्स जो भी आते हैं हर एक एग्जाम में वो हमारी कोचिंग के आते हैं। बहुत सारी झूठ बातें बोल रहे हैं, पर स्टिल यहां पर फ्रॉड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये सारी झूठ बातें हम कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूड होने के बाद बोल रहे हैं। सिर्फ उन्हीं बातों को फ्रॉड माना जा सकता है, उन्हीं झूठ बातों को फ्रॉड माना जा सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट के कंक्लूजन से पहले बोली गई हैं और जिनका इंटेंशन सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में लाना था। ठीक है, सो दैट इज फ्रॉड। मिसरिप्रेजेंटेशन, अनजाने में बोले गए झूठ को मिसरिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बच्चा हमें कॉल करके बोलता है कि सर मेरा आईएएस के अंदर सिलेक्शन हो गया है। जिस समय हम उसका कॉल अटेंड कर रहे हैं उसी समय हमारे पास कुछ बच्चे एडमिशन के लिए बैठे हुए हैं। जैसे ही हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आती है, हम इंस्टेंटली सामने वाले बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन आगे कन्वे करते हैं कि देखो भाई अभी हम कितना अच्छा पढ़ाते हैं, हमारा एक बच्चा अभी भी आईएएस में सेलेक्ट हो गया, अभी भी कॉल आया उसका। ये बात सुनकर के सामने वाले एडमिशन ले लेते हैं। तो अब बाद में पता चलता है कि बच्चे ने हमें झूठ कहा था, उसका कोई आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब हमने भी यहां पर आपसे झूठ बोल दिया है, मतलब उन बच्चों से झूठ बोल दिया है, पर क्या हमने फ्रॉड किया है? द आंसर इज नो। हमने झूठ तो बोला, लेकिन हमें तो वो झूठ बोलते समय यही लग रहा था कि हम सच बोल रहे हैं। तो इस तरह से अनजाने में बोला गया झूठ फ्रॉड नहीं कहलाता, ये सिर्फ मिसरिप्रेजेंटेशन कहलाता है। मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड से हुए कॉन्ट्रैक्ट में ये डिफरेंस होता है कि फ्रॉड से हुए कॉन्ट्रैक्ट में सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन तो कर ही सकती है, साथ साथ वो डैमेजेस के लिए भी केस फाइल कर सकती है। पर मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में आप सिर्फ डैमेजेस आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर सकते हो, आप डैमेजेस के लिए कोई केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर हम ये मान रहे हैं कि आपने अनजाने में झूठ बोला। नेक्स्ट है मिस्टेक। देखिए मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक का मतलब होता है कि अगर आप किसी फैक्ट से रिलेटेड कोई गलती कर देते हैं और गलती करके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हैं सामने वाले के साथ, तो इसे मिस्टेक कहा जाएगा। पर एक बात का ध्यान रखना है, मिस्टेक अगर दोनों पार्टी से होगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड माना जाएगा। अगर एक पार्टी से कोई गलती हो रही है, दूसरी पार्टी की कोई गलती नहीं है, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इस बात को ऐसे कहा जाता है कि यूनिलेटरल मिस्टेक विल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कोई बच्चा एडमिशन के लिए आया, अब हमारी फीस 25,000 रुपए है, पर हमारे कोऑर्डिनेटर ने गलती से फीस जो है वो 10,000 बता दी, तो हमारी गलती है पर सामने वाले बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। अब हमें उसे 10,000 में ही पढ़ाना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज यूनिलेटरल मिस्टेक। अगर दोनों पार्टी से कोई गलती हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा हमारे पास आईएएस में एडमिशन लेने के लिए आ रहा है, हमें लग रहा है कि वो आरएएस में एडमिशन ले रहा है। अब हम सामने वाले से क्लैरिफिकेशन नहीं करते, सामने वाला भी हमसे क्लैरिफिकेशन नहीं करता। दैट मीन्स दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर को समझने में गलती कर रहे हैं। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, क्योंकि ये मिस्टेक है और दोनों पार्टीज की मिस्टेक है। सो दैट्स व्हाई
इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात होती है, एक मिस्टेक हो सकती है, मिस्टेक एज टू लॉ। अब ये काफी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। देखो, मिस्टेक एज टू लॉ भी दो टाइप की होती है। आप जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को समझने में आपसे कोई गलती हो गई, दैट इज मिस्टेक एज टू द लॉ ऑफ लैंड। और दूसरा, किसी फॉरेन लॉ को समझने में आपसे कोई गलती हो गई। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ लैंड है तो दैट इज नॉट एक्सक्यूजेबल। लॉ ये प्रिज्यूम करके चलता है कि जिस देश में आप रहते हैं आपको उस देश का कानून अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर आपने कानून समझने में कोई गलती कर दी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोर्ट में खड़े होकर के ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि जज साहब मुझे तो पता नहीं था ये कानून है, मुझे तो पता नहीं था कि गांजा रखना और गांजा पीना जो है वो गैर कानूनी है, ठीक है, मुझे तो लगता था कि ये वीड है, बहुत सारे देशों में अलाउड है तो इंडिया में भी अलाउड होगी। तो ऐसा एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते, आपको कानून का पता नहीं था। दिस एक्सक्यूज कैन नॉट बी गिवन। मिस्टेक एज टू द लैंड इज नेवर एक्सक्यूजेबल और इसे लैटिन में कहा जाता है इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्स्यूसाट। जो आपका लॉ ऑफ लैंड कहता है वो एनफोर्सेबल होगा, वही एप्लीकेबल होगा। आपको कानून का पता नहीं था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन फॉरेन लॉ से रिलेटेड अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, सपोज आप यूएसए में कोई ऐसा आर्टिकल एक्सपोर्ट कर देते हैं जो इंडियन लॉ के हिसाब से तो लीगल है लेकिन यूएसए के हिसाब से इलीगल है, तो यहां पर आप एक बारी को जज को बोल सकते हो कि जज साहब मुझे पता नहीं था यूएसए का कानून क्या है, इसीलिए मैंने गलती से वहां पर ये आर्टिकल एक्सपोर्ट कर दिया। आप देखो इंडिया में तो ये आर्टिकल खरीदना बेचना पूरी तरह से लीगल है, तो जज मान लेगा कि यार चलो इंडिया का लॉ तो पता होगा, ये तो अज्यूम्ड है, लेकिन किसी को फॉरेन लॉ का भी पता हो ये अज्यूम नहीं किया जा सकता है, तो आपकी इस गलती को माफ किया जा सकता है। सो दिस इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेकेंड फेज कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसिडरेशन। देखिए, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का सिंपल सा मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉ ये कहता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर कोई वादा फ्री का वादा है तो लॉ की नजरों में उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। जैसे सपोज हम एक अनाउंसमेंट दें कि हम फ्री में बच्चों को लॉ पढ़ाएंगे। अब बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, हम कुछ दिन पढ़ाते हैं, देन पढ़ाना बंद कर देते हैं, तो यहां पर बच्चे हमारे ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं थी। हम तो पढ़ा रहे थे पर बच्चों से बदले में कुछ नहीं ले रहे थे, देयर इज नथिंग इन रिटर्न। सो दैट्स व्हाई कानून की नजरों में इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी नहीं है। कानून की नजर में वही कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है जिसमें कंसिडरेशन प्रेजेंट हो, जहां पे कुछ ना कुछ बदले में दिया जा रहा हो। अगर हम एक अनाउंसमेंट करें कि हम बच्चों को लॉ पढ़ाएंगे 11 रुपए में और बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, ठीक है, अब हम कुछ टाइम बाद पढ़ाना बंद कर देते हैं, तो यहां पर बच्चे हमारे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन प्रेजेंट थी। भले ही 11 रुपए की प्रेजेंट थी लेकिन कंसिडरेशन प्रेजेंट तो थी एटलीस्ट। सो दैट्स व्हाई दिस विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होना है तो उसमें कंसिडरेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। और कंसिडरेशन का क्या मतलब है? समथिंग इन रिटर्न। तो मीनिंग तो एक तरह से मैंने आपको बता ही दिया, कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। अच्छा, कंसिडरेशन ना नेगेटिव भी हो सकती है, कोई एब्स्टिनेंस भी कंसिडरेशन हो सकती है। जैसे कोई स्टूडेंट सपोज हमारे ऊपर केस फाइल कर रहा है, हम उसके ऊपर उससे कहते हैं कि अगर तुम हमारे ऊपर केस फाइल ना करो तो हम तुम्हें ये सारी जो है फैसिलिटीज दे देंगे, हम तुम्हें फ्री में पढ़ा देंगे कोर्स, या तुम्हारी फीस रिफंड कर देंगे, एड ऑन उस पर इंटरेस्ट भी दे देंगे। तो यहां पर स्टूडेंट से हम जो कंसिडरेशन मांग रहे हैं वो कुछ एब्स्टिनेंस है, दैट मींस कुछ नहीं करने को एज अ कंसिडरेशन हम मांग रहे हैं। तो इस तरह की कंसिडरेशन को नेगेटिव कंसिडरेशन कहा जाता है। तो कंसिडरेशन जो है वो पॉजिटिव यानी कि कुछ करने की बात भी हो सकती है, कंसिडरेशन कुछ नहीं करने की बात भी हो सकती है। कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि हमेशा पैसा या कोई मटेरियल चीज ही हो, कंसिडरेशन कोई एक्ट भी हो सकता है, उसे भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन माना जा सकता है। सो दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के वैलिड होने के लिए कुछ लीगल रूल्स हैं।
जो भी चीज आप एज अ कंसिडरेशन दे रहे हैं, पॉइंट नंबर 1, वो वेग नहीं होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए, वो सर्टेन और डेफिनाइट होनी चाहिए। जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा कह रहा है कि सर बस आप एक बार मुझे पास करवा दो, उसके बाद देखो मैं आपके लिए क्या करता हूं। तो भाई ये जो कंसिडरेशन बच्चा हमें ऑफर कर रहा है, ये डेफिनाइट नहीं है, इसका कोई सर्टेन मीनिंग नहीं है, तो ये वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी। कंसिडरेशन सर्टेन डेफिनाइट होनी चाहिए, इल्यूजरी नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए, इलीगल चीज कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। इवन कंसिडरेशन इमोरल भी नहीं होनी चाहिए। अब इमोरालिटी और इलीगल होने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कई बार हम दोनों शब्दों को एक ही समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी जो शादीशुदा है, वो शादीशुदा होते हुए भी सपोज किसी दूसरी औरत से कहता है कि तुम मेरे साथ आकर के मेरे घर में रहने लग जाओ एंड वी विल हैव फिजिकल रिलेशनशिप, और इसके बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब ये जो चीज है ना, ये इट मे नॉट बी इलीगल, ठीक है भाई, यहां पर कोई प्रोस्टिट्यूशन जैसी बात नहीं हो रही है। यहां पर अगला कह रहा है कि तुम मेरे साथ आकर के रहने लग जाओ, भले ही मैंने तुमसे शादी नहीं की है, मेरी शादी किसी और से है, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने के मेंटेनेंस के पैसे दिया करूंगा। तो दिस मे नॉट बी इलीगल, बट वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बात नहीं है, दिस इज इमोरल। तो ये जो एग्रीमेंट है ना, इसे भी वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, क्योंकि यहां पर जो कंसिडरेशन मांगी जा रही है हर महीने के मेंटेनेंस के बदले में, वो एक इमोरल कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनलॉफुल हो तभी वॉइड मानी जाएगी, कंसिडरेशन इमोरल भी नहीं होनी चाहिए, कंसिडरेशन अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज या काम कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता है जो नेशनल इंटरेस्ट में ना हो। जैसे कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी डॉक्टर को कह रही है कि आप हमारी बताई गई दवाइयां लिखें, चाहे पेशेंट को उसकी जरूरत हो चाहे ना हो, चाहे मतलब आप जानते ही हैं कि ऐसा होता है कई बार कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को अपनी दवाइयां प्रिस्क्राइब करने के लिए कहती हैं और बदले में काफी अच्छा पैसा देती है। तो अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी डॉक्टर को इस तरह का लालच दे रही है कि आप हमारी दवाइयां प्रिस्क्राइब करो ज्यादा से ज्यादा, बदले में हम आपको पैसा देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, तो ये कंसिडरेशन भी वैलिड नहीं मानी जाएगी। कोई कॉलेज किसी बच्चे को सीट ऑफर कर रहा है पैसे के बदले में, ये भी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, ये भी नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि किसी को कोई भी कॉलेज के अंदर सीट अपनी प्रतिभा पर, अपने टैलेंट पर, अपने मार्क्स पर मिलनी चाहिए, ना कि पैसे पर। तो अगर कोई कंसिडरेशन अनलॉफुल है, इमोरल है या अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, तो उस कंसिडरेशन की कोई वैलिडिटी नहीं होगी। हां, एक बात जरूर है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से सिर्फ कंसिडरेशन की प्रेजेंस ही कंसिडरेशन को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए काफी होती है। कंसिडरेशन की एडुकेसी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। दैट मीन्स अगर 1 करोड़ की चीज किसी ने 1 लाख रुपए में बेच दी, कंसेंट, फ्री कंसेंट थी, बिना किसी दबाव के उसने बेची है, तो लॉ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ कंसिडरेशन का होना ही कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए काफी है, कंसिडरेशन का एडुकेट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। सो दीज आर द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू कंसिडरेशन। अच्छा, बिना कंसिडरेशन के जनरली हम ये मानते हैं कि एग्रीमेंट आपके वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। ये जनरल रूल है, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन वो एग्रीमेंट दो ऐसे लोग कर रहे हैं जो आपस में नियर रिलेशनशिप में हैं, और लव एंड अफेक्शन में वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, राइटिंग में वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्टर्ड अंडर द लॉ किया जा रहा है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे एक पति अपनी पत्नी को प्यार मोहब्बत में कार दिलाने का वादा कर ले, और इस वादे को वो राइटिंग में करे, और पत्नी इस वादे को रजिस्टर करवा ले अंडर द लॉ, देन इन दिस केस दिस कॉन्ट्रैक्ट इवन विदाउट द कंसिडरेशन विल बी द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह से अगर आप किसी के साथ चैरिटी करने का प्रॉमिस करते हैं, डोनेशन देने का, तो देखो वैसे तो चैरिटी के प्रॉमिसेस एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, पर आपके प्रॉमिस के भरोसे पर अगर सामने वाले ने अपने ऊपर कोई लायबिलिटी इनकर कर ली, तो फिर ये चैरिटी का प्रॉमिस आपको निभाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपके सामने कोई गरीब बच्चा आता है,
आपको बहुत दया आ जाती है उस बच्चे पे, आप बहुत भावुक हो जाते हो और बोलते हो कि अरे यार बेटा तू तो स्कूल जा, पढ़ाई कर, तेरी फीस मैं भरूंगा। ठीक है, आप भूल जाते हो कि आप बेरोजगार हो उस समय। ठीक है, अब ये आप उसको बोलते हो और वो जाकर के अगले दिन स्कूल में एडमिशन ले लेता है आपके प्रॉमिस के भरोसे पर। अब सपोज वो 3 महीना पढ़ लिया और उसकी फीस ड्यू हो गई। अब वो आपके पास आता है, अरे यार भैया आपने बोला था स्कूल में जाके पढ़ाई करने के लिए, मैंने पढ़ाई शुरू कर दिया, मेरी फीस दो। अब आप बोलते हो यार फीस तो मेरे पास है ही नहीं। अब आप उस बच्चे को बोलते हैं यार मैं तो कोई फीस नहीं भरने वाला तेरी। तो आप जरा समझिए, आपने चैरिटी का प्रॉमिस किया था। समझ में आ रही है ये बात कि हमें यहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं थी, और ये चैरिटी का प्रॉमिस वैसे तो एनफोर्सेबल भी नहीं था, पर आपके चैरिटी के प्रॉमिस के भरोसे पर सामने वाले ने अपने ऊपर कोई लायबिलिटी इनकर कर ली है, तो अब आपको उसकी 3 महीने की फीस तो एटलीस्ट भरनी ही पड़ेगी। आपने एक लेट से मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए डोनेशन देने का वादा किया। अब ये डोनेशन देने का वादा वैसे एनफोर्सेबल नहीं है, पर आपके वादे के भरोसे पर मंदिर ने मटेरियल डलवा लिया और काम करवाना शुरू कर दिया और अपने ऊपर कुछ लायबिलिटी इनकर कर ली। तो जितनी लायबिलिटी उन्होंने अपने ऊपर इनकर कर ली है, वहां तक आपको पैसा भरना पड़ेगा। यह भी एक तरह से बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड नहीं होते, इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसी तरह से आप अगर किसी को एजेंट बनाना चाहते हो अपना, जैसे मेरा घर है किसी शहर में, अब मैं उस घर को बेचने के लिए आपको अपना एजेंट बना देता हूं, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी लिख के दे देता हूं। तो किसी को एजेंट बनाने के लिए कंसिडरेशन हमेशा दी जाए यह जरूरी नहीं है। बिना कंसिडरेशन के भी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहां पर एक बात और याद रखनी है, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या, कहीं पर भी अगर कोई पार्टी किसी को गिफ्ट दे रही है, तो गिफ्ट जो होते हैं ना, ये भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं, भले ही इनमें कोई कंसिडरेशन प्रेजेंट ना हो। गिफ्ट्स वंस गिवन कैन नॉट बी डिमांडेड बैक। एक बार आपने किसी को कोई चीज गिफ्ट की तरह दे दी ना, तो आप उससे वापस नहीं ले सकते वो चीज। जैसे मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अब बहुत बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है, आपने सामने वाले को कार खरीद के गिफ्ट कर दी। ठीक है, और कार खरीद खरीद के गिफ्ट करने के कुछ दिन बाद ही आपका ब्रेकअप हो गया। अब आप सोचो कि यार मैं उससे मेरी कार वापस लूंगा, तो आप उससे कार वापस नहीं ले सकते, क्योंकि कार आपने एज अ गिफ्ट सामने वाले को दिया है। गिफ्ट्स वंस गिवन कैन नॉट बी डिमांडेड बैक। इसलिए सोच समझ करके आपको किसी को कोई चीज देनी चाहिए। एक और बात यहां पर हम पढ़ लेते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस पर कई बार खासकर एलएलबीज वगैरह में 10 to 20 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक पर आ जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट दो लोगों के बीच का प्राइवेट रिलेशनशिप होता है। सिर्फ वही दोनों लोग एक दूसरे पर केस फाइल करने का अधिकार रखते हैं, कोई भी तीसरी पार्टी आकर के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकती। जैसे आप हमारी कोचिंग पर एडमिशन लेने के लिए आए, डिसाइड हुआ कि हम आपसे 25,000 रुपए फीस लेंगे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे और आपके बीच में है। सपोज आपने फीस नहीं जमा कराई, तो आपके ऊपर केस फाइल करने का अधिकार किसका है? हमारा है, और कोई तीसरी पार्टी जाकर के आपके ऊपर केस नहीं कर सकती। या आपने फीस जमा करा दी पर हम आपको पढ़ा नहीं रहे, तो आपके पास राइट है कि आप हमारे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी, कोई वेलफेयर एसोसिएशन सोचे कि नहीं हम कोचिंग पर केस करेंगे कि उन्होंने कैसे बिना पैसे लेने के बाद भी पढ़ाया नहीं, तो वेलफेयर एसोसिएशन हमारे ऊपर कोई केस नहीं कर सकती है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी एप्लीकेबल होता है। कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच का प्राइवेट रिलेशनशिप है, सिर्फ वही दोनों पार्टीज एक दूसरे पर केस फाइल कर सकती है, कोई भी तीसरी पार्टी केस फाइल नहीं कर सकती। हालांकि इसका एक छोटा सा एक्सेप्शन है, कई बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर कंसिडरेशन किसी तीसरी पार्टी से आ रही होती है, या कोई तीसरी पार्टी को कंसिडरेशन देने की बात होती है, तो वहां पर वो तीसरी पार्टी भले ही मेन पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन फिर भी वो केस फाइल करने का अधिकार रखती है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं सिंपल सा। एक मां अपनी जायदाद मरते समय अपनी बेटी के नाम करती है, पर बेटी से एक वादा लेती है कि तुम्हें अपनी मौसी यानी मेरी बहन को हर महीने 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, इसी कंडीशन पर मैं ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर कर रही हूं। ये प्रॉपर्टी नाम करने के बाद मां की डेथ हो जाती है। अब बेटी कुछ समय तक तो अपनी मौसी को 10,000 रुपया महीना देती है, बाद में देना बंद कर देती है। जब मौसी बेटी पर केस करती है, तो बेटी का ऐसा कहना है कि मौसी के साथ तो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो मेरी मां के साथ था, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी एप्लीकेबल है। मेरे पर अगर कोई केस कर सकता था तो मेरी मां कर सकती थी, मौसी मेरे पे कोई केस नहीं कर सकती।
तो देखो बच्चों, ये जो सिचुएशन है ना, ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी का एक्सेप्शन है, ठीक है। यहां पर मौसी भले ही कॉन्ट्रैक्ट में मेन पार्टी नहीं है, लेकिन मौसी को कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन मिल रही है। अगर किसी तीसरी पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन मिल रही होती है, तो वो तीसरी पार्टी उस कंसिडरेशन के लिए केस फाइल कर सकती है। दिस इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सेप्शन, अगर हम कहें तो मेनली बात यही है कि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ही सिर्फ एक दूसरे पर केस फाइल करने का अधिकार रखती है, कोई भी तीसरी पार्टी इंटरफेयर नहीं कर सकती। चलिए, तो यहां पर हमने कंसिडरेशन को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो टॉपिक अब हमें पढ़ना है वो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मान के चलिए, इसमें से भी कई बार 10 मार्क्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन एलएलबी एग्जाम्स में आ जाता है। सीए में या आप क्लैट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी इस टॉपिक के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। कंसेप्चुअली अगर आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आप ये मान करके चलिए, अलग से आपको कुछ भी उठा करके समझने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ भी आपको रीड नहीं करना पड़ेगा। सो दिस टॉपिक इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, हम ये बात जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है पार्टीज का अपनी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करना। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट बढ़िया तरीके से दोनों पार्टीज की तरफ से परफॉर्म हो जाए तो इससे अच्छा कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ नहीं हो सकता। पर कई बार ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया है। अब अगर यह समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट कब सही तरीके से परफॉर्म हो गया है, तो इसके लिए हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे कौन परफॉर्म कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट को जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं वही परफॉर्म करेंगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है और पार्टीज की डेथ हो गई है या किसी कारण से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की स्थिति में नहीं है, तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। पर्सनल स्किल का मतलब ऐसी स्किल जो कि पर्सन के ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे शाहरुख खान को आपने डांस करने के लिए जो है आपने उसको साइन किया कि एक स्टेज शो है भाई, शाहरुख खान आपको आके परफॉर्म करना है। अब ये पर्सनल स्किल वाला कॉन्ट्रैक्ट है। अगर शाहरुख खान कल को नहीं रहता है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की लायबिलिटी नहीं आएगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल का है और जिस बंदे को परफॉर्म करना था वो मर जाता है तो उसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाता है। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, उससे आपने कुछ माल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, अब कल को फैक्ट्री का मालिक मर जाता है तो उसका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज परफॉर्म करेंगी, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं है तो उनकी जगह पर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो उस केस में जो भी पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, अगर वो मर जाती हैं या वो नहीं रहती हैं, तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। पर वो सिर्फ पर्सनल स्किल के केस पे होगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा प्रोमिसर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 लोगों ने मिलकर के एक आदमी से उधार ले रखा है, तो इन तीनों को जॉइंटली इस उधार को रीपे करना होगा। अगर तीनों में से कोई एक मर जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकी दोनों के साथ मिलकर के उधार चुकाएगा। अगर उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और उसकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो जो भी उधार इस अकेले आदमी को चुकाना था वो उधार, इसका कंट्रीब्यूशन इन दोनों पर आ जाएगा। जैसे तीनों ने मिलकर सपोज 3 लाख रुपए उधार लिए थे, तीनों को 1-1 लाख रुपए देने थे। अब ये भाई साहब मर गए, इनका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है और इनकी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है, तो इनका 1 लाख जो है वो अब 50,000 दोनों मिलकर के चुकाएंगे। दैट मीन्स दोनों के ऊपर अब 1.5 लाख की लायबिलिटी आ जाएगी। जब इस तरह की कोई बात होती है तो अपना पैसा रिकवर करने के लिए जो पर्सन है, जो क्रेडिटर है, वो किसी एक प्रोमिसर को भी लायबल कर सकता है। दैट मीन्स एक अकेले आदमी के पास जाकर के पैसा उधार मांगा जा सकता है। उस समय ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि यार मैं अकेला क्यों इस पैसे को भरूं, बाकी दोनों को भी लेकर के आऊं। यू कांट से दिस। तो
ये जो व्यक्ति है जिसको परफॉर्मेंस डिमांड करनी है, जिसको पैसे लेने हैं, वो तो किसी एक से जाकर के भी अपना पूरा पैसा मांग सकता है। अब ये जो एक व्यक्ति है, ये बाकी के दोनों लोगों को भी साथ में घसीट सकता है, पर इसके ऊपर ऐसी कोई लायबिलिटी नहीं है कि इसे तीनों को एक साथ इकट्ठा करके ही उनसे पैसे मांगने होंगे। सो दिस इज द लायबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। मतलब बहुत कैजुअल सी बात है यार ये, कि अगर तीन लोगों को मिलकर के कोई प्रॉमिस परफॉर्म करना है तो जॉइंटली दे हैव टू परफॉर्म, सेवरली यानी कि अगर उनमें से कोई एक ही अवेलेबल है, बाकी दो अवेलेबल नहीं है, तो उस एक अकेले को भी वो प्रॉमिस पूरा का पूरा परफॉर्म करना पड़ेगा। ये बात और है कि बाद में बाकियों से वो कंट्रीब्यूशन डिमांड कर सकता है, बट ही हैज टू परफॉर्म, उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर कोई एक व्यक्ति किसी कारण से अपने पार्ट का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहा है, तो ये मतलब नहीं है कि फिर वो पार्ट वेव ऑफ हो जाएगा, बाकी के लोगों को उस पार्ट को बियर करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर तीन लोगों को सपोज इस अकेले आदमी से पैसे लेने होते, ये आदमी इन तीन लोगों से 3 लाख रुपए उधार लेता, ठीक है, दिए नहीं, उधार लिए हैं इस पर्सन ने, तो इन दैट केस ये तीनों एक साथ मिलकर के भी अपना पैसा वापस मांग सकते थे, अलग अलग भी अपना पैसा वापस मांग सकते थे। अगर दोनों में से कोई एक ही आदमी प्रेजेंट है तो वो एक आदमी भी जाकर के पूरे 3 लाख रुपए इससे रिकवर कर सकता था। इन दिस केस यह व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि नहीं, जब तीनों एक साथ पैसे मांगने के लिए आओगे तभी मैं पैसा लौटाऊंगा, वरना मैं पैसा नहीं लौटाऊंगा। सो दिस इज अबाउट द लायबिलिटी एंड राइट्स ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ओके, एक और जरूरी बात ध्यान देना, देखिए जो परफॉर्मेंस होती है ना, ये दो टाइप की होती है। एक होती है एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक होती है आपकी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या है ये एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस? एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब है जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपके पार्ट की जो परफॉर्मेंस बनती है उसे एक्चुअल में जाकर के परफॉर्म करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्चुअल परफॉर्मेंस, और सामने वाला उस परफॉर्मेंस को रिसीव भी कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे आपको कोई माल सप्लाई करना है, सपोज मुझे माल 1 जनवरी को सप्लाई करना है, 1 जनवरी को मैं माल लेकर के आपकी बताई गई जगह पर पहुंच जाता हूं, तो इसे कहा जाएगा, और आपने वो माल रिसीव कर लिया, तो इसे कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली परफॉर्म हो गया है। एक होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, मैं तो 1 जनवरी को माल लेकर के पहुंच गया, लेकिन आप माल रिसीव करने के लिए अवेलेबल नहीं थे, तो इसे कहा जाएगा कि मैंने अपने पार्ट की परफॉर्मेंस क्या कर दी है, अटेम्प्ट कर दी है। ध्यान देना, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर मानी जाती है अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एग्जैक्टली एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफर की गई हो। ठीक है, अगर मैं 1 जनवरी को जहां बात तय की गई थी कि इस जगह पे सामान लाना है, उसी जगह पर मैं सामान लेके पहुंचा, जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके हिसाब से मैं सामान लेकर के पहुंचा, लेकिन फिर भी आपने रिसीव नहीं किया, तो मैं अब अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो चुका हूं, मैं कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं हूं। दिस इज कॉल्ड एज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी बच्चे ने एडमिशन लिया, ठीक है, कोचिंग पर। अब हमने तो क्लासेस लगाई साहब, जैसा तय किया था उसी हिसाब से लगाई, उसी जगह पे लगाई, उसी समय पर लगाई, पर बच्चा पढ़ने के लिए नहीं आया, तो हमने हमारे पार्ट की परफॉर्मेंस अटेम्प्ट कर दी है, हम अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गए, हम दोबारा परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं है, और हमने जो फीस ली है उस फीस को कंज्यूम कर लिया गया है, ये मान लिया जाएगा। बच्चा आगे कल को ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं तो पढ़ने आया ही नहीं था तो मेरी फीस वापस करो। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस जो है इसे एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर माना जाता है अगर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एग्जैक्टली एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दी गई हो। हाँ, अगर मान लो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी कि उस टाइम पर नहीं दी जा रही है परफॉर्मेंस, जिस टाइम पर अग्री किया गया था उस जगह पर नहीं दी जा रही है जिस जगह पर अग्री किया गया था, तो फिर ऐसी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर नहीं माना जाएगा। जैसे हमने बच्चे का एडमिशन लिया, अब हमने उसे बताया था कि हमारे इस जगह के इस कैंपस पर सुबह 8 बजे से हम पढ़ाएंगे। अब एक्चुअल में क्लासेस लगाते समय हमने जगह बदल दी, समय बदल दिया, तो यहां पर हमारी परफॉर्मेंस को
अगर बच्चे ने रिसीव नहीं किया है तो हमारी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के बराबर नहीं माना जाएगा और हम अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं माने जाएंगे। ठीक है, और बच्चा इस केस में हमसे जो पैसा है वो वापस ले सकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और बात, कोई भी एग्रीमेंट अगर किसी इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए किया गया है, मतलब एक ऐसे एक्ट की परफॉर्मेंस की बात है जो एक्ट इम्पॉसिबल है, तो ऐसा ऐसा एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स में एक पार्टी को दूसरी पार्टी को पेमेंट करना होता है और जो पार्टी पेमेंट कर रही है उसे सामने वाली पार्टी को कई तरह के पेमेंट्स और भी करने होते हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि जो पेमेंट किया जा रहा है उसे कौन से वाले पेमेंट के अगेंस्ट में सेटल किया जाएगा। सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। इस पूरी सिचुएशन को एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने आपसे 1 लाख रुपए उधार लिए, बिना ब्याज के आपने मुझे पैसे दे दिए। फिर मैं आपके पास दोबारा गया और आपसे मैंने 2 लाख रुपए उधार लिए 5% ब्याज पे। अब कितना उधार हो गया टोटल? 3 लाख रुपए का। फिर मैं दोबारा आपके पास गया और दोबारा मैंने आपसे 2 लाख रुपए और उधार मांगे। इस बार आपने कहा 10% का इंटरेस्ट आप मुझसे लेंगे। तो अब टोटल उधार कितने का हो चुका है? 5 लाख रुपए का हो चुका है। 1 लाख बिना ब्याज का है, 2 लाख 5% ब्याज का है और 2 लाख रुपया 10% ब्याज का है। अब मुझे आपको पैसे वापस करने हैं। अब मैं एक दिन 1.5 लाख रुपीस आपको देकर के चला गया। सवाल यह है कि ये 1.5 लाख रुपीस आप कैसे सेटल करेंगे? तो इसे ही एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कहा जाता है। अब यहां पर पहला रूल यह है कि अगर पैसे आपको देते समय मैंने एक्सप्रेसली इंडिकेट किया कि ये 1.5 लाख रुपए कैसे सेटल करना, 1 लाख 10% ब्याज वाले उधार के अगेंस्ट में सेटल कर लेना और 50,000 रुपए आपका जो उधार था जिसमें कोई ब्याज नहीं था उसके अगेंस्ट में सेटल कर लेना। अगर मैंने आपको पैसा वापस देते समय एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस दिए हैं तो मेरे एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही आपको पैसा एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। अगर मैंने कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए तो आप अपने अकॉर्डिंगली पेमेंट को एप्रोप्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने 1.5 लाख रुपीस आपको दिए, अब आपने कहा ठीक है सर, 1 लाख रुपए आपके बिना ब्याज वाले आ गए और 5% ब्याज वाले 2 लाख में से 50,000 आ गया। 1.5 लाख रुपया 5% ब्याज वाला और 2 लाख रुपया 10% ब्याज वाला एज इट इज बचा हुआ है। तो अगर मैंने कोई एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से पैसा एडजस्ट कर सकते हो। अगर मैंने भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, आपने भी अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं किया, तो उस केस में अगर मैटर कोर्ट में जाता है तो जो उधार पहले लिया गया था उसे पहले सेटल माना जाएगा, जो उधार बाद में लिया गया था उसे बाद में सेटल माना जाएगा, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेटलमेंट होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं आपको पैसे देने के लिए जा रहा हूं और कोई ब्याज पेंडिंग चल रहा है तो आपके पास पूरा राइट है, भले ही मैंने एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस क्यों ना दे रखे हों, पर आपके पास पूरा राइट है कि पहले आप ब्याज सेटल करेंगे एंड देन उसके बाद मेरे एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पेमेंट को सेटल करेंगे। तो इस तरह से एक आदमी को जब एक से ज्यादा तरह के पेमेंट सामने वाले को करने होते हैं तो उस केस में पेमेंट को कैसे एडजस्ट किया जाएगा, इसके सेटलमेंट को एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट कहा जाता है। और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत लॉजिकल सी बात है। पैसा देने वाले ने बताया कैसे एडजस्ट करना है तो वैसे ही एडजस्ट करोगे, उसने नहीं बताया तो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो, दोनों ने कुछ नहीं किया तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एडजस्ट होगा, और अगर कोई ब्याज बाकी है तो पहले ब्याज एडजस्ट होगा और उसके बाद में प्रिंसिपल एडजस्ट होगा। दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली कोई ऐसा काम कर दिया, कोई ऐसा एग्रीमेंट कर दिया कि अब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, तो उस केस में हम कहेंगे दैट नाउ द कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट टू बी परफॉर्म। पॉइंट नंबर 1, जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट की जगह पार्टीज नया कॉन्ट्रैक्ट ले आए, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नए कॉन्ट्रैक्ट को लाना नोवेशन कहलाता है। तो जैसे ही नोवेशन होता है, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आता है, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज मान लिया जाता है और अब उसे परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अल्टरेशन कर दिया जाए, चेंजेस कर दिए जाए,
दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से, तो अल्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा और पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रह जाएगी। रेमिशन, कई बार ऐसा होता है कि पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से पूरी परफॉर्मेंस की जगह थोड़ी सी परफॉर्मेंस को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो रेमिशन अगर हो रहा है, लेसर परफॉर्मेंस पूरी परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में अगर एक्सेप्ट की जा रही है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिए, अब मेरे पास सारे पैसे देने के लिए नहीं है वापस, मैं आपसे बोलता हूं कि मैं सिर्फ 1 लाख रुपया वापस दे सकता हूं, ले लो। अब आप कहते हैं कि ठीक है यार, कुछ नहीं आएगा इससे बढ़िया, कम से कम 1 लाख तो आ रहे हैं, और आप मुझसे 1 लाख रुपए लेने के लिए राजी हो जाते हैं। तो दैट मीन्स आपने जो है रेमिशन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट का। तो एक बार अगर आपने 1 लाख रुपए को 5 लाख के अगेंस्ट में एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आप बाद में दोबारा 5 लाख नहीं मांग सकते। तो रेमिशन के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट को फर्दर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं रह जाती है। वेवर, अगर मान लो आपने मुझे पूरा ही माफ कर दिया कि चलो सर कोई बात नहीं, आपकी स्थिति खराब है, आप एक भी रुपया वापस मत दो, तो एक बार अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को वेव कर दिया तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसका कोई एविडेंस ही प्रेजेंट नहीं है, आप साबित ही नहीं कर पा रहे कोर्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो उस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मान लिया जाता है। मर्जर ऑफ राइट्स, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंफीरियर राइट किसी सुपीरियर राइट में मर्ज हो जाता है, तो सुपीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है और इंफीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मकान किराए पे ले रखा है, अब वही मकान आपने खरीद लिया, आप उसके मकान मालिक बन गए, तो जैसे ही आप मकान मालिक बनोगे, जो आपका किराएदार वाला एग्रीमेंट है उसे ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। तो इंफीरियर राइट अगर सुपीरियर राइट पे मिक्स हो जाता है, तो सुपीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है, इंफीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट जो हमें पढ़ना है वो है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रेमेडीज। देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बुरा क्या है, सबसे बुरी बात उसके लिए यही है कि सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से मना कर दे। मतलब आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसमें सामने वाले को कुछ परफॉर्म करना था, पर बाद में उसने डिनाई कर दिया या उसने ड्यू डेट पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं किया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता है। पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रही है, जो डिफॉल्टर है, उसके खिलाफ अग्रीव पार्टी के पास कुछ रेमेडीज आती है, कुछ उसके पास ऑप्शंस आते हैं, जो ऑप्शंस वो एक्सरसाइज करके रिलीफ ले सकता है। खैर, सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का हो सकता है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है ये दोनों? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट को जिस दिन परफॉर्म किया जाना था उस दिन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया गया, तो कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ब्रीच हो गया है। एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को जिस दिन परफॉर्म किया जाना था उससे पहले ही जिस पार्टी को परफॉर्म करना था वो डिनाई कर दे कि मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म उस दिन नहीं करूंगा, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस बना ले जिससे साफ नजर में आ रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। दिस विल बी कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड है, उसने आपसे शादी का वादा कर रखा है और उसने आपसे बोल रखा है कि चिंता मत करो, मैं अगले साल तुमसे शादी कर लूंगी। अब अगला साल आने से पहले वो किसी और के साथ सगाई कर ले, तो आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि वो अपना वादा पूरा नहीं करने वाली है। तो यहां पर हम कहेंगे कि लड़की ने एंटीसिपेटरी ब्रीच अपने कॉन्ट्रैक्ट का, अपने वादे का कर दिया है। तो एक्चुअल ब्रीच का मतलब तो क्या होता है कि जब परफॉर्म करना था, जब परफॉर्मेंस देनी थी, उस दिन आपने परफॉर्मेंस नहीं दिया करके, तब तो हम कहते हैं एक्चुअल ब्रीच हुआ है। पर जिस दिन परफॉर्मेंस देनी थी उससे पहले ही अगर आपने मना कर दिया कि आप परफॉर्म नहीं करोगे, या आपने ऐसे सर्कमस्टांसेस बना लिए कि आप परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, साफ दिख रहा है,
तो कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट का एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने आपको हायर किया कि आपको हमारे लिए आकर के 1 जनवरी को एक शो परफॉर्म करना है। अब 1 जनवरी आ गई और आप शो परफॉर्म करने के लिए नहीं आए, तो इसे क्या बोला जाएगा? एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा। 1 जनवरी को आपको शो परफॉर्म करना है, लेकिन 28 दिसंबर को आप फोन करके हमें मना कर देते हैं कि सर हम शो परफॉर्म करने के लिए नहीं आएंगे। अभी 1 जनवरी नहीं आई है, आप पहले ही मना कर रहे हो, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हम एंटीसिपेट कर सकते हैं कि आप परफॉर्म करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इसे एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ब्रीच हो रहा है तब तो ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली ब्रीच होगा तो जो सफरिंग पार्टी है वो डेफिनेटली डिफॉल्टर पार्टी से डैमेजेस वगैरह वसूल कर सकती है। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट का एंटीसिपेटरी ब्रीच हो रहा है तो कुछ सिचुएशंस डेवलप होती हैं। क्या है वो सिचुएशंस? अगर कॉन्ट्रैक्ट का एंटीसिपेटरी ब्रीच हो रहा है तो दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, एंटीसिपेटरी ब्रीच होते ही अग्रीव्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत ब्रीच मान ले और डैमेजेस के लिए केस फाइल कर दे। दूसरी बात यह हो सकती है कि अग्रीव्ड पार्टी डिसाइड करे एक्चुअल डेट का वेट करने का और कहे कि नहीं, अभी हम कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं मान रहे, हम एक्चुअल डेट का वेट करेंगे। जैसे आपको हमारे लिए 1 जनवरी को परफॉर्म करना है, 28 दिसंबर को आपने फोन करके मना कर दिया कि सर हम परफॉर्म करने नहीं आएंगे, फिर भी हम आपसे कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, तुम चिंता मत करो, हमें पता है तुम परफॉर्म करने के लिए आओगे। दैट मीन्स हम इंस्टेंटली ब्रीच नहीं मान रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम वेट करने का डिसाइड कर रहे हैं। तो ये दो सिचुएशंस एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में डेवलप हो सकती है। पहली सिचुएशन, अग्रीव पार्टी ने तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच मान लिया और डैमेजेस के लिए केस कर दिया। दूसरी सिचुएशन, अग्रीव पार्टी ने एक्चुअल डेट आने का वेट करने का डिसाइड किया है। अब अगर आप एक्चुअल डेट आने का वेट कर रहे हैं तो यहां पर फर्दर दो सिचुएशंस और डेवलप हो सकती है। पहली सिचुएशन, हो सकता है एक्चुअल डेट पर सामने वाला परफॉर्म करने के लिए आ जाए। अब अगर सामने वाला एक्चुअल डेट पर परफॉर्म करने के लिए आ गया तो नाउ यू हैव टू एक्सेप्ट हिज परफॉर्मेंस। आप फिर उस दिन उसे डिनाई नहीं कर सकते कि अरे पहले तो तुमने मना कर दिया था। और अगर सामने वाला एक्चुअल डेट पर भी परफॉर्म करने के लिए नहीं आया तो फिर एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा। पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच हुआ था, आपने वेट करने का डिसाइड किया, एक्चुअल डेट आ गई, फिर भी सामने वाला परफॉर्म करने नहीं आया, तो अब एक्चुअल ब्रीच भी हो गया है। अच्छा, एक तीसरी सिचुएशन और बन सकती है, समझना आप। आपको हमारे लिए 1 जनवरी को परफॉर्म करना है, 20 दिसंबर को आपने मना कर दिया, पर हमने डिसाइड किया कि हम वेट करेंगे। ठीक है, अब 1 जनवरी से एक दिन पहले 31 दिसंबर को अर्थक्वेक आ गया और जहां पर आपको परफॉर्म करना था वहां वो जगह पूरी तरह से डैमेज हो गई। ठीक है, अब वहां पे परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सो नाउ इन दिस केस ये कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया है। मान लेते हैं कि आप 1 जनवरी को परफॉर्म करने नहीं आते, आपका कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी अब हम आपके ऊपर डैमेजेस के लिए कोई केस फाइल नहीं कर सकते क्योंकि हमने वेट करना डिसाइड किया था और 1 तारीख से एक दिन पहले 31 दिसंबर को अर्थक्वेक की वजह से जो है कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया है। तो यहां पर एक कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, और जब सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है ना, तो किसी भी पार्टी की कोई लायबिलिटी नहीं होती है। तो ये सिचुएशंस एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में बन सकती है। तो अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और सामने वाला एंटीसिपेटरी ब्रीच कर रहा है, एक्चुअल डेट से पहले ही मना कर रहा है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि अगर आपने वेट करने का डिसाइड किया तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस तो यह है कि अगर आप वेट कर रहे हो और सामने वाला फिर परफॉर्म करने के लिए आ गया तो उस दिन उसे वापस नहीं भेज पाओगे, उस दिन आपको उसका परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा कॉन्सिक्वेंस यह है कि आप वेट कर रहे हो और बीच में कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट नामुमकिन बन जाता है, तो फिर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है ऐसा कहा जाएगा, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहा जाएगा। दैट इज द पॉइंट। अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है
तो अग्रीव पार्टी के पास डिफॉल्टर पार्टी के खिलाफ कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ रिलीफ्स आते हैं जो वो क्लेम कर सकती है। उन्हीं रिलीफ्स को रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये रेमेडीज क्या क्या हैं? सबसे पहली रेमेडी है सूट फॉर डैमेजेस, दूसरी रेमेडी है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तीसरी रेमेडी है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, फोर्थ रेमेडी है सूट फॉर इंजंक्शन और फिफ्थ रेमेडी है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। अब क्या क्या है ये रेमेडी समझने की कोशिश करते हैं। सूट फॉर डैमेजेस, वैसे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि अग्रीव पार्टी डिफॉल्टर पार्टी से डैमेजेस क्लेम करेगी। डैमेजेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कितने टाइप के डैमेजेस होते हैं? सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट डैमेज होते हैं ऑर्डिनरी और नेचुरल डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की वजह से पार्टी का एक्चुअल में जो नुकसान हुआ है उसे ऑर्डिनरी डैमेज कहते हैं, और लॉ ऑर्डिनरी और नेचुरल डैमेजेस को रिकवर कराने में फुल्ली इंटरेस्टेड होता है। पर अगर आप कोई रिमोट डैमेज मांगना चाहते हैं, रिमोट मतलब जो नेचुरली नहीं हो रहा है, जो शायद हो जाता, जो बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट नजर आ रहा है, तो रिमोट डैमेज पेबल नहीं होते हैं। जैसे किसी बच्चे ने हमारे पास कोचिंग में एडमिशन लिया, अब सपोज हमने उसे पढ़ाया नहीं, तो हमें उसे एक्चुअल डैमेज तो पे करने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो उसने पीजी लेकर के जहां हमारी कोचिंग थी वहां रहना शुरू किया था, तो पीजी का जो उसका खर्चा हुआ है वो हमें देना पड़ेगा। वो जब तक हमारी कोचिंग पर आया उसने ट्रांसपोर्ट पर पैसा खर्च किया, ट्रैवलिंग पर पैसा खर्च किया, वो हमें देना पड़ेगा। उसे जो मेंटल टेंशन हुई वो पैसा भी हमें देना पड़ेगा। अगर उसने हमारे ऊपर केस किया तो उसका कॉस्ट ऑफ सूट भी हमें देना पड़ेगा। ये सब एक्चुअल डैमेज कहलाते हैं। लेकिन बच्चा अगर ये बोलता है कि आपकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया, इसीलिए मेरा एग्जाम में सिलेक्शन अब 1 साल लेट होगा। 1 साल लेट होने का मतलब है कि अगर मेरा सिलेक्शन 1 साल जल्दी होता तो 1 महीने की कम से कम मुझे 1 लाख रुपए सैलरी मिलती, पर अब मुझे कम से कम 12 लाख रुपए की सैलरी आपकी वजह से नहीं मिलेगी, तो 12 लाख रुपए का नुकसान भी आप भरो। तो भाई ये जो 12 लाख रुपए का नुकसान वो हमसे मांग रहा है, ये बहुत ज्यादा रिमोट डैमेज है, ये रिकवरेबल नहीं होगा। तो मोस्टली ऑर्डिनरी डैमेजेस ही रिकवरेबल होते हैं। अगर आप किसी तरह का कोई रिमोट डैमेज लेना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही उसे आपको स्पेशल डैमेज बोल करके कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाना पड़ता है, तब आप वो स्पेशल डैमेज रिकवर कर सकते हो। ठीक है ना? जैसे आप सपोज दिल्ली जा रहे हो और आपने एक टैक्सी हायर की। अब आप चाहते हो कि टैक्सी वाला आपको 5 घंटे में दिल्ली पहुंचा दे। अब आप टैक्सी वाले को बोलते हो कि भैया देखो, हम तुम्हें नॉर्मल फेयर चार्ज 10,000 बनता है, हम तुम्हें 20,000 देंगे, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि तुम्हें सपोज दिन में 12 बजे से पहले हमें दिल्ली पहुंचाना है। अगर तुम नहीं पहुंचा पाए तो हम एक मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा 1 लाख का नुकसान होगा। ये नुकसान भी तुम्हें भरना पड़ेगा। अगर ये बात आप बोल देते हो टैक्सी वाले को और पहले ही ये 1 लाख रुपए के नुकसान की भरपाई की बात आप उससे अग्री करवा लेते हो, तो इन दैट केस इस 1 लाख रुपए के नुकसान को स्पेशल डैमेज कहा जाएगा और फिर इसे रिकवर किया जा सकता है। तो रिमोट डैमेजेस वैसे तो रिकवर नहीं किए जा सकते, पर रिमोट डैमेजेस को स्पेशल डैमेज बोल करके अगर आप लिखवाते हो तो डेफिनेटली आप उसे रिकवर करवा सकते हो। विंडिक्टिव डैमेजेस, ऐसे डैमेजेस जो पनिश करने की नीयत से लगाए जाते हैं, पेनल्टीज की तरह लगाए जाते हैं, उन्हें विंडिक्टिव डैमेजेस कहा जाता है। जनरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में विंडिक्टिव डैमेजेस अलाउड नहीं होते हैं। आप किसी के ऊपर बेवजह पेनल्टी नहीं लगा सकते। जो एक्चुअल में आपका नुकसान हुआ है आप सिर्फ उसी को रिकवर कर सकते हो। सिर्फ कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे ब्रीच ऑफ मतलब मैरिज करने का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप ब्रीच कर रहे हो, या लॉस ऑफ रेपुटेशन है, या फिर जो है सेक्शन 138 जो है चेक बाउंस का केस है, वहां पर विंडिक्टिव डैमेजेस अलाउड होते हैं, वरना अलाउड नहीं होते। एक होते हैं नॉमिनल डैमेजेस, ऐसे डैमेजेस जो कोर्ट सिर्फ यूं ही आपको ऑनर करने के लिए अलाउ कर रहा है, ऐसे डैमेजेस को नॉमिनल डैमेजेस कहा जाता है। इन्हें नाम मात्र के डैमेजेस बोला जाता है। नॉमिनल डैमेजेस जो होते हैं वो कब दिए जाते हैं? कई बार ऐसा होता है कि पार्टी केस कर देती है, लेकिन पार्टी का एक्चुअल में कोई नुकसान ही नहीं हुआ होता है और पार्टी केस जीत भी जाती है। तो अब नुकसान नहीं हुआ तो मिलेगा कैसे? तो वहां पर फिर जज आपको 1 रुपया या 11 रुपया दे देता है एज अ नॉमिनल डैमेज। जैसे एक बंदे ने कार बुक करी, फिर वो जिस डेट को कार बुक करी थी उस दिन कार खरीदने के लिए नहीं पहुंचा, कार कंपनी ने कार किसी दूसरे आदमी को बेच दी,
लेकिन स्टिल उस पहले आदमी के खिलाफ केस भी फाइल कर दिया कि इसने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया था कार खरीदने का और एक कार खरीदने के लिए नहीं पहुंचा, तो इससे हमारा नुकसान हुआ है। अब कोर्ट ने बोला ठीक है भाई, समझाओ क्या नुकसान हुआ है। तो कार कंपनी तो सेम डे कार किसी और को बेच चुकी है कंपनी। तो देखा जाए तो कंपनी का कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। पर हां, सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच किया है, दैट मींस ये केस तो कौन जीतेगा? कार कंपनी जीतेगी। पर यहां पर उनका कोई एक्चुअल डैमेज नहीं हुआ है, सो दैट्स व्हाई कोर्ट यहां पर उनको कोई नॉमिनल डैमेज दे देगा, 1 रुपए 11 रुपए दे देगा, उनके फेवर में जजमेंट लिख देगा कि हाँ भाई आप सही हो, सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया था, लेकिन क्योंकि अब आपका कोई डैमेज नहीं है तो इसलिए हम ये नॉमिनल डैमेज आपको दे रहे हैं। तो इन्हें नाम मात्र के डैमेजेस कहा जाता है। प्री फिक्स डैमेजेस, इन्हें लिक्विडेटेड डैमेजेस भी कहा जाता है। कई बार पार्टीज बाद में, भाई कॉन्ट्रैक्ट जब टूटता है तो उस टाइम पर बेवजह के डिस्प्यूट में ना पड़ा जाए, बाद में किसी तरह के झगड़े में ना पड़ा जाए, इसीलिए कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कई बार कॉन्ट्रैक्ट करते समय पहले ही मेंशन करवा लेते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो क्या डैमेजेस बनेंगे, पहले ही लिख दिए जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट टूटने पर जो डैमेजेस लिखे हुए वो डायरेक्टली पे कर दिए जाते हैं बिना किसी फर्दर डिस्प्यूट के। तो ऐसे डैमेजेस जो एक्चुअल डैमेजेस का कैलकुलेशन होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते समय ही कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा दिए जाते हैं, ऐसे डैमेजेस को लिक्विडेटेड डैमेजेस या प्री फिक्स डैमेजेस कहा जाता है। ये भी पूरी तरह से पेबल होते हैं। ठीक है, पेनल्टीज पेबल नहीं होती, लिक्विडेटेड डैमेजेस पेबल होते हैं। तो ये आपके टाइप्स ऑफ डैमेजेस हैं जो कि रिकवर किए जा सकते हैं, और ये पहली रेमेडी है। सेकेंड रेमेडी है रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो और कॉन्ट्रैक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देते हो, तो सामने वाले के पास एक ऑप्शन आता है कि अगला चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करके जा सकता है। तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करके जा रहा है तो दिस विल बी सेड एज रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि उसने क्या रेमेडी एक्सरसाइज की है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करके जा रहा है। नेक्स्ट है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। कई बार कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होने पर अग्री पार्टी को लगता है कि यार पैसे से मुझे रिलीफ नहीं मिलेगा, मुझे तो जैसा तय किया है सामने वाले ने वैसा ही करके दे अगला। दैट मीन्स आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर रहे हो। अगर कोर्ट को भी आपने कन्विंस कर लिया कि साहब पैसे लेने से मेरा काम नहीं होने वाला, मुझे रिलीफ नहीं मिलने वाला, या कोर्ट को लग रहा है कि डैमेजेस मॉनेटरी टर्म्स में कैलकुलेट किया ही नहीं जा सकता है, तो कोर्ट उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड कर देती है। कोर्ट डिफॉल्टर पार्टी को बोलती है कि भैया पैसे देने से काम नहीं चलेगा, आप तो जैसा तय किया गया है वैसा ही करके दो। ठीक है, सो दैट इज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जैसे एक बंदा होटल बुक कराने के लिए गया, अब होटल वालों ने उसको बुकिंग तो दे दी, लेकिन जब वो चेक इन करने के लिए आया तो उसका इनकम स्टेटस होटल वालों को अच्छा नहीं लग रहा था, उसके पहनने के कपड़े का जो ढंग था, ठीक है, उसका जो स्टाइल ऑफ कैरिंग था वो होटल वालों को पसंद नहीं आ रहा था, इसीलिए होटल वालों ने उसको एडमिशन डिनाई कर दिया। अब उसने कोर्ट में केस किया और कहा कि मुझे इस होटल में रुकना ही है, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए मॉनेटरी लेवल पर, मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए। अब अगर कोर्ट को लगता है कि यार अगर हम इसे मॉनेटरी डैमेज दिला भी देंगे तो भी इसको एडुकेट रिलीफ नहीं मिलेगा, तो कोर्ट फिर वहां पे क्या कर देगी, कोर्ट वहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अवार्ड कर देगी। और कोर्ट ने होटल वालों को कहा कि भाई ऐसा है, आपने इनका एडमिशन गलत ग्राउंड्स पे डिनाई किया है, अगर आप डैमेज देने के लिए रेडी भी हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इनको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके दीजिए। दैट मींस इनको अपने होटल में एडमिशन दीजिए और बाइज्जत जैसे आप दूसरे गेस्ट को रुकवाते हैं वैसे इनको रुकवाइए। सो दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी केस फाइल किया जा सकता है। आपसे कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करके अगर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी दूसरी जगह सेम कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जा रही है और आप उसको वैसा करने से रोकना चाहते हो, तो आप उसके खिलाफ सूट फॉर इंजंक्शन भी फाइल कर सकते हो और उसे वैसा करने से रोक सकते हो। दिस रेमेडी, जहां पर आप सामने वाले के ऊपर कोई रिस्ट्रेंट लगवाना चाहते हो, दिस रेमेडी इज कॉल्ड एज सूट फॉर इंजंक्शन। जैसे हमारी कोचिंग में कोई टीचर पढ़ने के लिए आया, हमने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 1 साल तक उसे हमारे लिए पढ़ाना है। अब वो हमारे पास से कोचिंग छोड़ करके किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेता है 1 साल से पहले ही, तो हम उसके खिलाफ सूट फॉर इंजंक्शन भी फाइल कर सकते हैं। अगर कोर्ट को हमारी बात समझ में आएगी तो कोर्ट हमें इंजंक्शन ग्रांट कर देगी
और अगले टीचर को कहेगी कि 1 साल पूरा होने से पहले आप किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इस तरह का रिस्ट्रेंट जब आप एज अ रेमेडी एक्सेप्ट करते हो तो इसे सूट फॉर इंजंक्शन कहा जाता है। लास्ट रेमेडी है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट वर्ड का मतलब होता है एज मच एज अर्न। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होने से पहले आपने कुछ काम कर दिया था, तो जितना काम आपने कर दिया था उतना पैसा आप सामने वाले से रिकवर कर सकते हैं। यह भी अग्री पार्टी के पास रेमेडी होती है। दिस इज कॉल्ड एज सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, एज मच एज अर्न। ठीक है, चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट किया है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद नेक्स्ट टॉपिक्स जो बचे हुए हैं छोटे छोटे से हैं, जैसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले एक और टर्म हमें समझनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज वेजरिंग एग्रीमेंट। देखिए, कई बार पार्टीज ऐसे एग्रीमेंट्स करती हैं जो एग्रीमेंट्स अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करते हैं। ऐसे एग्रीमेंट्स क्या कहलाते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। इसे एक तरह से हम बेटिंग भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो हमने आपसे शर्त लगा ली कि अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, आप कह रहे हैं नहीं इंडिया जीतेगी, तो ये एक वेजरिंग एग्रीमेंट है, इट इज अ बेटिंग। अब वर्ल्ड कप कौन जीतेगा ये अनसर्टेन है बात, और हमने जो एग्रीमेंट अभी किया है ये अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह की बेटिंग को वेजरिंग एग्रीमेंट कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट में कोई बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, सो दैट्स व्हाई वेजरिंग एग्रीमेंट्स पूरी तरह से वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। अगर अगला वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाए और सपोज हमने 50,000 की शर्त लगाई थी, तो आप 50,000 की रिकवरी के लिए हमारे ऊपर कोई केस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज वेजरिंग एग्रीमेंट्स एंड दे आर वॉइड एग्रीमेंट्स। पर कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि किसी अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट्स में खुद का अपना सब्जेक्ट मैटर, लीगल इंटरेस्ट, कुछ ना कुछ बिजनेस इन्वॉल्व होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर कल बारिश हो गई, तो सपोज हमारी अम्ब्रेला की शॉप है, ठीक है, और हम आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि अगर कल बारिश हो गई तो हम आपको 100 अम्ब्रेलाज इस प्राइस पर सप्लाई कर देंगे, तुरंत हम आपकी डिलीवरी करवा देंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वेजरिंग नहीं है, इसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। यहां पर जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है वो अम्ब्रेला बेचने का है। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना सब्जेक्ट मैटर है, अपना बिजनेस इंटरेस्ट है। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग पर डिपेंड कर रहा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि ये कोई बेटिंग नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक आदमी जीतेगा दूसरा आदमी हारेगा। भाई अगर बारिश हो गई तो हमें 100 अम्ब्रेला सप्लाई करने हैं, पर अगर नहीं हुई तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको हमें कोई पैसा देना है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। कुछ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किसी इवेंट की हैपनिंग पर डिपेंड करते हैं, तो वो तब एग्जीक्यूट हो पाएंगे जब वो इवेंट हैपन होगा। कुछ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट की नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करते हैं, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब उन इवेंट्स का होना नामुमकिन हो जाए। जैसे आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, आप शिप्स के अंदर कार्गोज में डील करते हैं। अब आपने इंश्योरेंस कंपनी से एक इंश्योरेंस लिया है कि अगर कभी आपका कोई सर्टेन शिप किनारे तक नहीं पहुंचेगा तो कंपनी आपको 10 लाख रुपए का क्लेम देगी। तो ये 10 लाख रुपए कब देगी कंपनी आपको? ये नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करने वाला कॉन्ट्रैक्ट है, जब शिप का किनारे पर पहुंचना नामुमकिन हो जाए। दैट मींस अगर शिप डूब जाता है तो अब शिप किनारे पे नहीं पहुंच सकता, दैट मींस नॉन हैपनिंग हो चुकी है इवेंट की, एंड इन दैट केस द इंश्योरेंस कंपनी विल पे यू द अमाउंट। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं कुछ हैपनिंग ऑफ इवेंट पर डिपेंड करते हैं और कुछ नॉन हैपनिंग पर भी डिपेंड करते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इवेंट की हैपनिंग एक फिक्स टाइम पर भी हो, इस पर भी डिपेंड कर सकते हैं, या नॉन हैपनिंग एक फिक्स टाइम तक हो, इस पर भी डिपेंड कर सकते हैं। इन ऑल कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पूरी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये ब्रीच वाली बात यहां थोड़ी सी गलत आ गई, इट शुड नॉट बी देयर। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इंटेंशनल है ही नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर बेस्ड हैं और लॉ की वजह से क्रिएट हो जाते हैं।
तो अगर आप किसी को नेसेसरीज ऑफ लाइफ सप्लाई कर रहे हैं, मरने से बचा रहे हैं, उसका इलाज करा रहे हैं, उसे खाना दे रहे हैं, तो भले ही सामने वाले ने आपको मना भी क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी आप इसका पैसा उससे रिम्बर्स करवा सकते हैं। अगर आपको खोया पाया में कोई सामान कहीं पड़ा हुआ मिल जाता है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड है, तो आप ओनर नहीं बन जाएंगे उस गुड्स के। यहां पर भी आपका गुड्स के ट्रू ओनर के साथ एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाएगा। दैट मींस आप जानते भी नहीं ओनर कौन है, लेकिन स्टिल आपको उस ओनर के लिए सामान को संभाल करके रखना है, खुद इस्तेमाल नहीं करना है। जब ओनर मिल जाएगा तो उसे सामान लौटा देना है। तो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड भी जो है अपने आप में एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्चुअल सिचुएशन होती है। अगर आपको पता है कि सामने वाला आपके लिए कुछ फ्री में नहीं कर रहा है, फिर भी आप उससे बेनिफिट रिसीव कर रहे हो, नॉन ग्रैटिटियस एक्ट को एंजॉय कर रहे हो, तो आपको फिर उसका पैसा देना पड़ेगा। जैसे आप एक होटल में जाके बैठे, अब होटल वाले आपके आगे एक थाली ले आए खाने की। अब आपको पता है कि ये होटल है, ये लोग फ्री में नहीं खिला रहे हैं, फिर भी आप वो थाली कंज्यूम कर लेते हो, तो आपको होटल वालों को पैसा देना पड़ेगा, भले ही वो थाली गलती से आपको डिलीवर हो गई हो। गलती से आपके अकाउंट में कोई पैसे आ गए, आपको लौटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सारी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप इंटेंशनली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर रहे हो, लेकिन स्टिल कॉन्ट्रैक्ट लॉ की वजह से क्रिएट हो रहा है। और क्यों क्रिएट हो रहा है? ताकि आप सामने वाले का फायदा ना उठा पाओ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स इंटेंशनल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, ये लॉ क्रिएट कर रहा है अपने आप। ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पर बेस्ड है, दैट नो वन शुड एनरिच हिमसेल्फ ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर, क्लेम फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, एनी पेमेंट मेड अंडर मिस्टेक, एंजॉयमेंट ऑफ नॉन ग्रैटिटियस एक्ट। इन सिचुएशंस में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं, और जिस भी बंदे ने बेनिफिट एक्सेप्ट किया है, बेनिफिट एंजॉय किया है, उसे उसका पैसा सामने वाले को देना पड़ता है। सो दिस इज योर कंटिंजेंट। नेक्स्ट फर्दर दो टॉपिक आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में बचे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज। पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी की। दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स की यहां पर हम बात करने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को तीसरी पार्टी के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करने की बात करती है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। जैसे आपकी कार है, आपने एक इंश्योरेंस कंपनी से अपनी कार का इंश्योरेंस करवा लिया। इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे वादा किया है कि अगर आपकी कार का किसी ने एक्सीडेंट कर दिया तो जो भी नुकसान होगा इंश्योरेंस कंपनी उस नुकसान को भरेगी। दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जो पार्टी नुकसान की भरपाई करने की बात करती है उसे इंडेमनिफायर कहा जाता है, जिसकी नुकसान की भरपाई की बात होती है उसे इंडेमनिफाइड कहा जाता है। ठीक है, जिसकी नुकसान की भरपाई की बात है उसे इंडेमनिटी होल्डर भी कह सकते हैं। सो दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जहां पर एक पार्टी दूसरी पार्टी से उधार ले रही है और तीसरी पार्टी से गारंटी दिलवाती है कि वो उधार रीपे होगा, सिक्योरिटी दिलवाती है कि हाँ ये उधार रीपे होगा, भाई तू गारंटी दे। सो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ना तीन तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे कि सपोज ए पर्सन ने बी पर्सन से 10,000 रुपए उधार लिए और सी पर्सन से गारंटी दिलवाई गई इस ट्रांजैक्शन के लिए। ए जब उधार मांगने के लिए गया बी से, तो बी ने कहा भाई किसी की गारंटी दिलवा, तो ए ने सी की गारंटी दिलवाई। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तीन पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं। सबसे पहली पार्टी है बी जिसने उधार दिया है, इसे क्रेडिटर कहा जाएगा। दूसरी पार्टी है ए जिसको उधार रीपे करना है, इसे डेटर कहा जाएगा। और तीसरी पार्टी है सी, इसे श्योरिटी कहा जाएगा। अब यहां पर तीन कॉन्ट्रैक्ट्स नजर आएंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट है क्रेडिटर और डेटर के बीच में कि एक तय समय के बाद ए को ये 10,000 रुपए बी को रीपे करने हैं। दिस फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द डेटर एंड द क्रेडिटर दैट ए विल रीपे द 10,000 rupees to B after a certain period of time.
दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में, कि अगर डेटर अपने प्रॉमिस में फेल हो गया, ए ने पैसे नहीं चुकाए, तो बी ये पैसा किससे रिकवर करेगा? श्योरिटी यानी कि सी से रिकवर करेगा। सो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इन बिटवीन द क्रेडिटर एंड द श्योरिटी। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होगा सी और ए के बीच में, यानी कि श्योरिटी और डेटर के बीच में। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बात होगी कि अगर ए ने पैसे नहीं चुकाए बी को और बी ने पैसे सी से रिकवर कर लिए, तो सी बाद में ये पैसा ए से रिकवर कर सकता है। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर तीन पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, एक पार्टी ने सामने वाली पार्टी से उधार लिया है और तीसरी पार्टी ने गारंटी दी है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटी कहते हैं। तीन पार्टी है यहां पे, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। तीन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यहां पे। पहला कॉन्ट्रैक्ट है डेटर क्रेडिटर को पैसे चुकाएगा। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है डेटर ने पैसे नहीं चुकाए तो पैसा श्योरिटी चुकाएगा। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है श्योरिटी और डेटर के बीच में, कि अगर श्योरिटी ने पैसे चुका दिए तो बाद में श्योरिटी ये पैसा डेटर से वापस लेगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट दो तरह का होता है, स्पेसिफिक गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी। अगर एक बार के लिए गारंटी दी गई है तो उसे स्पेसिफिक गारंटी कहा जाता है, और अगर मल्टीपल फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए गारंटी दी गई है, जैसे आप किसी किराने की दुकान से सामान लेते हो। अब किराने की दुकान वाले को पापा ने कह दिया कि मेरा बेटा जब भी सामान लेने के लिए आएगा इसको उधार पर सामान दे देना, ये पैसे मैं बाद में चुका दूंगा। तो ये गारंटी किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए नहीं है, ये मल्टीपल फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए है। दिस इज कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग गारंटी। और एक बार अगर आप कोई सामान उधार लेने के लिए जा रहे हैं और पापा से आप बात करवा देते हैं किराने वाले की, और पापा किराने वाले को बोलते हैं कि हाँ भाई ये वाला जो सामान ये खरीद रहा है ये इसको आप उधार पर दे दो, मैं पैसे बाद में चुका दूंगा, तो ये गारंटी स्पेसिफिक गारंटी कहलाएगी, सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन के लिए है। स्पेसिफिक गारंटी एक बार दे दी तो रिवोक नहीं की जा सकती। कंटिन्यूइंग गारंटी अगर आपने दी है तो इसे आप कभी भी रिवोक कर सकते हो, पर जब आप रिवोक करोगे तो उससे पहले तक के ट्रांजैक्शंस के लिए जो आपकी लायबिलिटी है वो एज इट इज बनी रहेगी। जैसे 4 बार जाकर के दुकान से आपने हजार रुपए का सामान खरीद लिया, तो इन 4,000 रुपए के लिए तो अब पापा को गारंटी देनी ही पड़ेगी, इसे रिवोक नहीं कर सकते। लेकिन पापा को लग रहा है आप बहुत ज्यादा फालतू का खर्चा कर रहे हो, तो पापा ने किराने वाले को फोन करके अपनी गारंटी रिवोक कर दी कि भैया उसको अगली बार से उधार पे सामान मत देना। तो फ्यूचर के लिए गारंटी रिवोक हो जाएगी, पर जो प्रीवियस ट्रांजैक्शन हो चुके हैं उसके लिए गारंटी एज इट इज रहेगी। अच्छा, एक और बात है, ये जो श्योरिटी है ना, इसकी लायबिलिटी कभी भी डेटर की लायबिलिटी से ज्यादा नहीं हो सकती। ये जो प्रिंसिपल डेटर है इसकी लायबिलिटी से ज्यादा लायबिलिटी कभी भी श्योरिटी की नहीं होगी। अगर मान लो बी ए को माफ कर देता है कि भाई तू 10,000 मत दे, सिर्फ 5,000 दे दे, तो सी की लायबिलिटी भी ऑटोमेटिकली 5,000 तक रिड्यूस हो जाएगी। अगर बी ए को पूरी तरह से माफ कर देता है कि भाई चल तू तो कोई बात नहीं, दे ही मत पैसे, तो इन दैट केस ऑल्सो सी की जो लायबिलिटी है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगी। इस कंसेप्ट को कहा जाता है कि श्योरिटी की लायबिलिटी हमेशा प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी से को एक्सटेंसिव चलती है। अगर डेटर डिस्चार्ज हो जाएगा तो श्योरिटी भी डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अगर डेटर पैसे नहीं दे रहा है और क्रेडिटर श्योरिटी के पास पैसे मांगने के लिए जा रहा है, तो श्योरिटी ये नहीं बोल सकता कि भाई तू पहले डेटर पे केस फाइल कर, बाद में मेरे पास आना और मुझसे पैसे मांगना। केस फाइल करने के बाद भी तू ना जीते तो मैं तुझे पैसे दूंगा, ऐसा नहीं कह सकता श्योरिटी। अगर इसने मना कर दिया तो क्रेडिटर डायरेक्टली श्योरिटी से रिकवरी कर सकता है, उसके ऊपर केस फाइल कर सकता है। राइट्स ऑफ श्योरिटी, अगर श्योरिटी क्रेडिटर को पैसा चुका देता है तो पहला राइट है श्योरिटी के पास कि बाद में वो डेटर से पैसा वसूल कर सकता है। दूसरा राइट श्योरिटी के पास यह है कि अगर डेटर की कोई प्रॉपर्टी क्रेडिटर के पास गिरवी रखी हुई थी तो श्योरिटी वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है। ये प्रॉपर्टी क्रेडिटर को पैसा चुकाने के बाद किसको देनी पड़ेगी? श्योरिटी को देनी पड़ेगी। अगर डेटर का कोई सेट ऑफ बनता था, मतलब मान लो डेटर को भी 2,000 रुपए इस बी से लेने थे, क्रेडिटर से लेने थे, तो श्योरिटी पैसा चुकाते समय इस सेट ऑफ को क्लेम कर सकता है। ये कुछ बेसिक राइट श्योरिटी के बनते हैं। लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग अब, दैट इज बेलमेंट एंड प्लेज। आसान सी चीज है बेलमेंट, वैसे देखा जाए तो प्लेज भी एक तरह का बेलमेंट ही होता है।
बेलमेंट का मतलब होता है जब एक पार्टी अपना कोई सामान दूसरी पार्टी को किसी पर्पस के लिए देती है और दूसरी पार्टी को वो पर्पस खत्म होने के बाद सामान को लौटाना होता है, देन दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जो पार्टी सामान देती है उसे बेलर कहा जाता है, जिस पार्टी को सामान मिलता है उसे बेली कहा जाता है। बेलमेंट दो टाइप का होता है, ग्रेटिटियस एंड नॉन ग्रेटिटियस। अगर बेलर ने बिना किसी पैसे के या कंसिडरेशन के बदले में सामने वाले को सामान दिया है तो इसे ग्रेटिटियस बेलमेंट कहा जाता है। ग्रेटिटियस बेलमेंट में कंसिडरेशन ना होते हुए भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कंसिडरेशन वाले रूल का एक्सेप्शन भी है। और अगर बेलर ने बेली को किराए के बदले में या किसी कंसिडरेशन के बदले में सामान दिया है तो इसे नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट कहा जाता है। तो बेलमेंट दो टाइप का हो सकता है, ग्रेटिटियस और नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट। अब देखो, जब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऑब्वियसली जो बेलर है इसकी कुछ ड्यूटीज बनेंगी और बेली की भी कुछ ड्यूटीज बनेंगी। बेलर यानी कि सामान देने वाले की ड्यूटी स्पेसिफिकली ये है कि सबसे पहली बात तो सामान में अगर किसी तरह का कोई डिफेक्ट है तो वो सामने वाले को बताए उस डिफेक्ट के बारे में। द डिफेक्ट शुड बी डिस्क्लोज प्रॉपरली टू द बेली। अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किया पता होते हुए भी और इस कारण से बेली का कोई नुकसान हो गया तो उस नुकसान की भरपाई बेली को करके देनी पड़ेगी बेलर को। तीसरी बात, अगर सामान में किसी तरह का कोई जरूरी खर्चा बेली ने किया है तो बाद में बेलर को वो पैसा रिइंबर्स करके देना पड़ेगा। जब पर्पस पूरा होने के बाद बेली सामान वापस लेके आएगा तो बेलर को सामान को एक्सेप्ट करना है, ये भी बेलर का राइट है। बेली सामान लेके जाने के टाइम पर टाइम पीरियड बताएगा कि इतने टाइम के लिए मैं सामान लेके जा रहा हूं, तो बेलर की ड्यूटी बनती है कि वो समय खत्म होने से पहले सामान वापस ना मांगे। अगर वो टाइम से पहले प्री मैच्योर टर्मिनेशन करता है बेलमेंट का और इसकी वजह से बेली का कोई नुकसान होता है तो बेली फिर उससे उस नुकसान की भरपाई करवा सकता है। ये सब बेलर की ड्यूटीज है जो बेली के राइट्स भी कहलाते हैं। बेली की क्या ड्यूटीज बनती हैं? बेली की ड्यूटीज बनती हैं कि सामान लेकर के गया है वो तो सामान का ध्यान वैसे ही रखे जैसे अपने सामान का ध्यान रखता। जो काम बता के लेके गया है उस काम के अलावा दूसरे किसी भी तरीके में सामान का इस्तेमाल ना करे। जैसे आप सपोज मुझसे कार लेके गए हो कि सर आपकी कार हमें एग्जीबिशन में रखनी है, मैंने आपको कार दे दी। अब आप बाद में इस कार को अपने दोस्तों के साथ घुमाने में इस्तेमाल कर रहे हो तो ये आपकी ड्यूटी का कॉन्ट्रवेंशन है। आपको अपनी जिस पर्पस के लिए आप बता के लेके गए थे सामान को उसी पर्पस में आपको सामान का इस्तेमाल करना है। किसी और पर्पस पे करोगे तो मैं फिर बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता हूं। बेली की यह भी ड्यूटी बनती है कि अगर बेली की वजह से सामान में कोई नुकसान हो गया है तो उस नुकसान की भरपाई बेली करके देगा। समय पूरा खत्म होने के बाद सामान वापस लौटाएगा। दुनिया को यह बोलता नहीं फिरेगा कि यह सामान मेरा है। एडवर्स टाइटल शो नहीं करेगा सामान पर। दीज आर द बेसिक ड्यूटीज ऑफ बेली। ठीक है, तो ये आपका बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब किसी को खोया पाया में कोई सामान मिलता है तो फाइंडर ऑफ गुड भी बेलर ही होता है। बेलमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आप क्लॉक रूम में सामान रख के आते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो यहां पर आप बेलर है, सामने वाले बेली हैं। अब यहां पर पर्पस क्या है कि आपके सामान को एक तय समय तक सुरक्षित रखा जाएगा। आप अगर अपनी कार रिपेयरिंग के लिए सर्विस सेंटर पे देके आ रहे हैं तो ये भी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। सामने वाले किस पर्पस के लिए आपसे कार ले रहे हैं? रिपेयर करने के लिए, तो रिपेयर करके उन्हें कार को वापस देना है। अब यहां पर आपको कुछ पैसा भी देना होगा उन्हें बदले में। अगर आप पैसा नहीं देंगे तो दे कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन का मतलब होता है रिटेनिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स। अगर बेली को अपना पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, मतलब उसने सामान जब लिया था तो किसी पर्पस के लिए लिया था, वो पर्पस रिपेयरिंग का हो सकता है, सुरक्षित रखने का हो सकता है। अब बेलर समय खत्म होने के बाद बेली को पैसा नहीं दे रहा है तो बेली सामान को अपने कब्जे में रख सकता है। दिस इज कॉल्ड एज राइट ऑफ लीन। दो तरह का लीन का राइट होता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आप इन राइट्स के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं यहां पे जनरल लीन और पर्टिकुलर लीन को डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। लीन का मतलब है सिंपली रिटेनिंग द पोजेशन ऑफ गुड्स। प्लेज, प्लेज भी एक तरह का बेलमेंट होता है, पर यहां पर बेलर बेली को सामान देता है किसी डेट की सिक्योरिटी के पर्पस के लिए। जैसे मैंने आपसे 5 लाख रुपए उधार लिए आपसे मैंने 5 लाख रुपए और आपके पास बदले में अपनी कार गिरवी रखवा दी, तो दिस विल बी कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ये भी एक तरह का क्या है? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ही है। यहां पर मैंने आपको सामान किस पर्पस के लिए दिया है? एक डेट की सिक्योरिटी के पर्पस के लिए दिया है।
जो बंदा सामान दे रहा है उसे बेलर तो हम कहते ही हैं, पर प्लेज का स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सामान देने वाले को पाउनर कहा जाता है, प्लेजर कहा जाता है, और जिसके पास सामान गिरवी रखवाया गया है उसे पाउनी कहा जाता है। यहां पर एक बात ध्यान रखनी है कि पाउनी के पास कुछ एड ऑन राइट्स आते हैं। पहला राइट क्या है उसके पास, कि उसे पैसा वापस डिमांड करना है। अगर उसे पैसा नहीं मिलता है तो वो उस सामान को आगे बेच सकता है, पर ध्यान रखना है सामान आगे बेचने से पहले एक बार उसे पाउनर को नोटिस दे देना है कि भाई देख पैसा चुका दे वरना मैं तेरा सामान आगे बेच दूंगा। नोटिस के बाद भी अगला सामान नहीं देता है, पैसे नहीं देता है, तो फिर पाउनी क्या कर सकता है, सामान को आगे बेच सकता है। दैट इज द पॉइंट। तो यहां पर पाउनी के पास, वैसे तो बेलर और बेली के पास जो जनरल राइट्स होते हैं जो हमने अभी अभी पढ़े वो सारे राइट्स एज इट इज आते हैं, पर इन केस ऑफ प्लेज पाउनी के पास एक एडिशनल राइट है कि अगर डेट रीपे नहीं किया गया तो पाउनी क्या करेगा, पाउनी सामान को आगे बेच करके अपना पैसा रिकवर कर लेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। जनरली प्लेज जो है वो गुड्स का ओनर ही कर सकता है, लेकिन कई बार मर्केंटाइल एजेंट यानी कि जिसके पास कोई सामान ओनर के बिहाफ पर फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस पड़ा हुआ है, वो भी एज पर द कस्टम ऑफ ट्रेड उस सामान को किसी के पास गिरवी रख करके और पैसे उधार ले सकता है। तो वैसे तो हम ये कहेंगे कि अल्टीमेटली सामान गिरवी रखने का अधिकार ओनर का है, पर अगर मर्केंटाइल एजेंट का केस है तो नॉन ओनर भी सामान को गिरवी रख के आ सकता है। सो दिस इज योर बेलमेंट एंड प्लेज। तो हमने इस वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को फास्ट फॉरवर्ड मोड में रिवाइज किया है। मोस्टली सारे कंसेप्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस नहीं किए हैं, पर स्टिल रिवाइज करने के लिए दिस वीडियो इज वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। एलएलबी और सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए तो आप ये मान के चलिए कि हर स्लाइड अपने आप में 10 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रही है, जिसे आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप पूरे बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन डेप्थ विद आप जो भी रेलेवेंट कोर्स में हैं उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ, तो आप हमारा जो कोर्स है वो भी आप परचेस कर सकते हैं। चलिए, सो थैंक यू सो मच, और आई होप जो भी कुछ हमने पढ़ा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी तरह के डाउट्स हैं या कोई टॉपिक जो यहां पर रह गया है उस पर आपको कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके भी हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, किसी सर्टेन टॉपिक को कवर करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। चलिए, दैट्स ऑल।